Hello everyone, here we are to discuss the previous year question paper and especially we are going to discuss the section of English subject. So here we have first reading comprehension to attempt. Here you can see the direction. जो direction है जो follow करना है वो आपके लिए दिया गया है कि पैसेज को केयरफुली रीड करिए और इसके क्वेश्चंस को आंसर करिए जो भी क्वेश्चंस आगे आपको दिए गए हैं. सो ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है क्विकली थोड़ा रीड करते हैं. बिटकॉइन के बारे में है. बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है. और आगे देखिए द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ यूबीएस. यूबीएस क्या है? द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेल्थ मैनेजर सेज. उन्होंने वो क्या कहते हैं? It's too risky to be added to the firm's portfolios and his assessment is relatively mild. तो ये बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने को रिस्की बता रहे हैं. अदर्स हैव कॉल्ड इट द वेरी डेफिनेशन ऑफ अ बबल एंड अ फ्रॉड. तो कुछ और जो लोग हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं कि बिटकॉइन क्या है? जैसे एक बबल है, एक फ्रॉड है. दैट मीन्स बबल जिसमें आप फंस जाते हो. दोज स्ट्रॉन्गर टर्म्स आर जस्टिफाइड. और ये टर्म्स जो यूज करी गई हैं ये जस्टिफाइड हैं especially after the latest spell of wild price volatility. दैट मीन्स इसमें वेरिएशन है, इसमें चेंज बहुत ज़्यादा आता है, इसके प्राइस में बहुत चेंज आता है. ठीक है. सो इसलिए ये जो टर्म्स हैं फ्रॉड और बबल ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड हैं. बट द आइडिया अंडरलाइंग बिटकॉइन जो इसके पीछे जो आइडिया है बिटकॉइन को जो इंट्रोड्यूस करा गया जाता है बिटकॉइन के. देखिए आगे लिखा हुआ है ब्लॉकचेन. क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को दो वर्ड्स में यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर. कि लेजर जो होते हैं जैसे खाता होता है तो वो अलग अलग लेजर्स अकाउंट बुक जैसे हैं वो लगाए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. जैसे फ्लो उसमें होता है ऐसे. ठीक है जी. तो आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो. कुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव. द प्रॉब्लम विद बिटकॉइन एंड अदर सो कॉल्ड डिजिटल करेंसी. तो हमें क्या बोला जा रहा है कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? तो बेसिकली हमें एक आइडिया लेना है कि पैराग्राफ में बात क्या की जा रही है. तो बिटकॉइन के बारे में बात करी जा रही है, उसको फ्रॉड बोला जा रहा है क्योंकि उसकी वॉलेटिलिटी के करके. ठीक है. सो उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि बिटकॉइन के साथ और क्या प्रॉब्लम है या ऐसी और भी जितनी डिजिटल करेंसीज हैं दे आर अ मिस यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. वो और बिटकॉइन हैज फैटल डिसएडवांटेज. और बिटकॉइन की काफी डिसएडवांटेज भी बताई जा रही है हमें, है ना. सो टोकन्स दैट आर प्राइवेटली क्रिएटेड और माइंड. जो डिजिटल करेंसी होती है वो उसमें माइनिंग चलती है इसलिए ये टर्म यूज करा गया है. If you insist can succeed in a limited way as a means of exchange and be used to execute certain kinds of transaction. और ये ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज़ किया जा सकता है आने वाले टाइम में? ये ट्रांजेक्शन्स के लिए. जैसे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है. सिगरेट्स जो हैं वो प्रिजन में क्या होती हैं? काइंड ऑफ करेंसी है. जैसे कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए या सिगरेट चाहिए तो आपको सिगरेट क्या है? करेंसी है. क्या सिगरेट पास करते हो? सिगरेट किसी को अरेंज करके देते हो तो आपको वो चीज़ मिल जाती है जैसे खाना या कपड़े या कुछ भी. ठीक है. सो सिगरेट्स वहाँ पे करेंसी चलती है प्रिजन में. उसी तरह से बिटकॉइन जो है वो ऐसी करेंसी है जो कि मीन्स ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज किया जा सकता है कि आप ये दो और उसके बदले आपको कोई प्रोडक्ट्स मिल जाएं. But as a reliable store of value, Bitcoin is much less useful. कि reliable उसको नहीं बताया गया है कि वो जो है वो बहुत ही कम यूजफुल है because its volatility is so extreme. That means इसमें जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है. देखिए अगेन volatility जो है उसको दो बार ही मेंशन करा जा चुका है. The value of ordinary currencies is underwritten by governments and stabilized by central banks. जो ऑर्डिनरी करेंसीज होती हैं उनको क्या है वो गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, वो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा स्टेबलाइज्ड होती हैं एज ट्रस्टेड मोनोपोली प्रोड्यूसर्स. बिटकॉइन एंड इट्स राइवल्स लीव दोज वाइटल रोल्स वेकेंट. बिटकॉइन या फिर उसके साथ की जितनी भी डिजिटल करेंसीज हैं उनमें ये जो फीचर है वो नहीं है कि उनको सेंट्रल बैंक के द्वारा कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं है. बिटकॉइन के पास और क्या है? कोई फंडामेंटल वैल्यू भी नहीं है. नो स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर इनकम. और कोई मतलब प्रॉमिसिंग वे नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है. नो नो अल्टीमेट अश्योरेंस ऑफ लिक्विडिटी. जैसे कि ऑर्डिनरी करेंसीज में सब होता है तो उसमें ये सब नहीं है. तो सिंपली यहाँ पे कंपैरिजन ही किया गया है, नथिंग एल्स. जैसे कि देखो अनलाइक गोल्ड को, गोल्ड में भी फिर भी सिक्योरिटी है बट डिजिटल करेंसीज में अभी तक कोई सिक्योरिटी देखने को नहीं मिली है. इट्स स्कार्सिटी हैंस सम फ्लोर ऑन इट्स वैल्यू इज purportedly granted by. ये वर्ड का जो मीनिंग है आपको पूछा जाएगा. सो इसको थोड़ा
हाईलाइट कर देते हैं। ग्रांटेड बाय द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी बट मोस्ट ऑफ इट्स बायर्स सिंपली टेक दैट ऑन ट्रस्ट। जो इसके बायर्स हैं वो ट्रस्ट के बिहाफ पे, मतलब जो भी इसको परचेज करते हैं बिटकॉइन को, वो सिर्फ ट्रस्ट करके ही परचेज करते हैं। अदरवाइज इनमें ये वाले फीचर्स नहीं है, ना तो लिक्विडिटी है, ना सिक्योरिटी है, ना ही कोई फ्यूचर की गारंटी है, इनकम है। ठीक है जी। सो अगर अगर डाउट करें आप गारंटी पे, अगर आप गारंटी पे डाउट करें तो इसका प्राइस जो है वो गिर जाएगा। इन द मेन टाइम बिटकॉइंस यूटिलिटी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन, जो इसका मीन्स ऑफ एक्सचेंज की तरह यूसेज भी है जो पहले बताया गया है, वो भी ऑफिशियल टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अ पॉइंट राइटली एम्फोसाइज्ड बाय यूबीएस। तो यूबीएस का नाम पहले भी आया था, अभी फिर से आया है कि यूबीएस के एक पर्सन का नेम लिया गया है, मार्क हैफेल। तो उन्होंने ये बोला है कि जो मीन्स ऑफ एक्सचेंज है बिटकॉइन, बिटकॉइन की यूटिलिटी है, वो जो है ऑफिशियल टॉलरेंस पे डिपेंड करती है। That tolerance cannot be taken for granted, especially as Bitcoin's appeal rest so much on the anonymity of its users। जो Bitcoin का ये जो अपील है, जो टॉलरेंस है, वो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। At the moment, its comparative advantage is its usefulness for illicit purposes। जो इसका एडवांटेज है, इट्स कंपैरेटिव एडवांटेज इज इट्स यूजफुलनेस फॉर इलिसिट पर्पसेस। तो ये इस चीज़ का रिस्क है कि इसको ऐसे यूज़ किया जा सकता है। एट ऑल दिस सेड, ये कहने के बाद भी, ये सब कुछ कंपेयर करने के बाद, द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दैट अंडरलाइज बिटकॉइन, बिटकॉइन किस पे चलता है, डिजिटल करेंसी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, ये हमें पहले भी बता दिया गया था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहाँ पे दोबारा बताया गया है। वो टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप में काफ़ी पावरफुल है। अगर उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी करेंसी में तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर सेंट्रल इंटरमीडियरीज, मतलब कि इसमें किसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सेंट्रल कोई भी इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट होल्ड्स आउट द प्रॉमिस ऑफ प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन ऑफ वेरियस काइंड मोर एफिशिएंटली दैन टुडे। जैसे कि ट्रांजेक्शन अभी हो रही हैं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर हम फॉलो करते हैं, जिसको कि पावरफुल बताया गया है, जिसमें कि कोई सेंट्रल इंटरमीडियरीज की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है काफ़ी एफिशिएंटली हो सकती हैं। Many banks and exchanges are exploring these applications। ये जो these applications किसको बोला जा रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बोला जा रहा है। अगेन देखिए उसी के बारे में बात हो रही है। Might also be used one day to produce new kinds of central bank money। सेंट्रल बैंक मनी जो है उसमें भी नए तरीके की करेंसी डेवलप करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है कुड स्टार्ट टू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। जो अभी चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इसको डिजिटल करेंसी रिप्लेस कर सकता है। पर वो डिजिटल करेंसी कौन सा होना चाहिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होना चाहिए, कि उसको अथॉरिटी उसको स्टेबलाइजेशन जो है, जो अभी बिटकॉइन को नहीं है, अगर सेंट्रल बैंक की तरफ से कोई डिजिटल करेंसी आती है तो वो इसको रिप्लेस कर सकती है आने वाले टाइम में। इसके पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज कर सकते हैं। अ मोर रेडिकल, रेडिकल को अगेन मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है जी, हाईलाइट कर रही हूँ। अ मोर रेडिकल आइडिया इज टू यूज डिजिटल करेंसी इशूड एंड सुपरवाइज्ड बाय। तो सेफ क्या होगा, सिक्योरिटी कहाँ पे होगी, अगर वो डिजिटल करेंसी जो है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा सुपरवाइज करी गई हो एट द रिटेल लेवल टू रिप्लेस फिजिकल कैश। ऑल दीज आइडियाज आर वर्थ स्टडी नाउ। ये सब जो आइडियाज हैं इनके बारे में और पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आप बिटकॉइन बबल बर्स्ट के बारे में और भी पढ़ना चाहते हो, इसके बाद मतलब जो भी हुआ है उसको परस्यू करने के लिए इसकी नॉलेज ज़रूरी है, एंड दे विल स्टिल बी वर्थ परस्यूइंग आफ्टर द बिटकॉइन बबल बर्स्ट। सो ये बिटकॉइन के बारे में है और उसको कंपेयर किया गया है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है ये बताया गया है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन वन बाय वन। Why is blockchain technology perceived to have a promising future for financial transaction? कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रॉमिसिंग फ्यूचर क्यों माना जा रहा है? बिकॉज इट इज़ वेरी सिक्योर एंड रिलायबल, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनोनिमिटी टू इट्स यूजर्स, it is cost effective and transparent because it does not require any intermediary। so ये यहाँ पे आपको लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है, by reducing the, so बिटकॉइन को सॉरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पावरफुल बताते हुए यही बताया गया कि इसमें किस चीज़ की ज़रूरत कम होती है, इसमें कोई भी सेंट्रल इंटरमीडियरी नहीं होता है। तो ये हमारे पास सीधा सीधा जो आपके सामने आंसर पड़ा था वो क्या है,
फोर्थ जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, हाउ कैन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेनिफिट फ्रॉम द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू डिजिटल ट्रांजेक्शंस फॉर इंटर फाइनेंशियल मार्केट्स। डिजिटल ट्रांजेक्शन कैन बिकम मोर एफिशिएंट विद द यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो ज्यादा एफिशिएंट हो सकती हैं। नहीं, उन्होंने क्या बोला है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन आ सकती हैं इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। सो इट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव। ये जो ऑप्शन है ये हमने पैराग्राफ में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो इंटर फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसमें जो ट्रांजेक्शन होती हैं उसके लिए ये अल्टरनेटिव की तरह काम कर सकता है। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, इट कैन हेल्प बैंक्स इन कॉस्ट सेविंग। तो बैंक्स के बारे में कोई भी फिजिकल कैश के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। जिस बात का कोई रेफरेंस नहीं है तो अपनी तरफ से रीजनिंग या लॉजिकल नहीं हो बनना है, हमें सिर्फ पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ओनली वन। सो इस तरीके से फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर बनता है। थर्ड में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी कंक्लूडेड अबाउट क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप कौन सी स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकते हो। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिजिटल करेंसी को ही क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है एंड बिटकॉइन इज टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अगर आपको नहीं पता है तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि डिजिटल करेंसी जो है उसी को ही क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है। ठीक है, और जो बिटकॉइन है वो एक टाइप है क्रिप्टो करेंसी का। हाँ जी, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट हैज एन अनएंडिंग सप्लाई। जो इसका सप्लाई है वो अनएंडिंग है। इट इज नॉट बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। देयर इज नो गारंटी ऑफ इट्स लिक्विडिटी। सो इसका जो आंसर है वो कौन सा बनता है करेक्ट। अनएंडिंग सप्लाई का तो यहाँ पे कोई रेफरेंस ही नहीं दिया गया है, पर ये जरूर बोला गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा इसको कोई सपोर्ट नहीं है अभी तक। तो ये करेक्ट है। देयर इज नो गारंटी, और लिक्विडिटी और सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। यू कैन सी द हेयर, ये हम पढ़ चुके हैं सारा कुछ। देखिए जहाँ पे ये रहा, जहाँ पे कंपैरिजन किया गया था तो वहां पे ये ऑलरेडी बता दिया गया है। सो पैराग्राफ में से ही आंसर आपको मिल जाते हैं। सेकंड और थर्ड जो हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट हैं। सो इस तरीके से आपका जो आंसर बनता है वो है थर्ड ऑप्शन, बोथ 2 and 3। Why does the author feel that calling Bitcoin as the very definition of bubble, जैसे कि पहले ही बोला गया है यूएसबी के द्वारा, यूबीएस के द्वारा सॉरी, एंड इवन अ फ्रॉड भी बोला गया है। तो क्यों बोला गया है, कहाँ तक ये जस्टिफाइड है, तो क्यों, इसका रीजन पूछा जा रहा है। बिकॉज इट इज अ मिस यूज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जैसे मिस यूज किया जाता है वैसे ही है ये। ठीक है, या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो हेल्पफुल बताई गई है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। बिकॉज इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो नहीं है बिटकॉइन को, तो सिक्योरिटी नहीं है तो इसको फ्रॉड इसलिए नहीं बोला गया है। हमें वहीं पे रीजन बता दिया गया था, ये बता दिया गया था, 2 बारी बताया गया था कि बिटकॉइन काफी वॉलेटाइल है, उसमें वॉलेटिलिटी है, दैट मीन्स उसमें वेरिएशन बहुत है। आप नहीं जजमेंट कर सकते कि कब उसका प्राइस हाई जा रहा है, कब उसका प्राइस लो जा रहा है। तो इस तरीके से ये फ्रॉड इसको बोला गया है, फ्रॉड बोलना इसको जस्टिफाइड है। तो यहाँ पे जो हमें करेक्ट आंसर, बाकी ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं, वॉलेटिलिटी के बारे में बात हुई है। तो इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में देखिए उन्होंने पूछा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सो लेट्स रीड वन बाय वन। बिटकॉइन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिलायबल स्टोर ऑफ वैल्यू। बिटकॉइन को रिलायबल स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह नहीं यूज कर सकते, ये तो ठीक है। द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर बिटकॉइन हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। कौन सी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो उसको पोटेंशियल है फ्यूचर यूसेज के लिए, ये भी बताया गया है, ठीक है बिल्कुल। सेकंड लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन था ये, बिटकॉइंस लैक्स स्टेबिलिटी एंड हिज हाईली वॉलेटाइल, ये हमने अभी अभी पढ़ा है तो ये भी करेक्ट है। बिटकॉइन कैन हैव ओनली लिमिटेड यूसेज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, तो मीन्स ऑफ एक्सचेंज की तरह इसको यूज किया जा सकता है, बहुत लिमिटेड यूसेज है, ये भी ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो दैट मीन्स आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। तो आंसर है हमारा फिफ्थ ऑप्शन। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है, सारे जो हैं वो सही हैं। Which of the following statements can be inferred from the following passage?
फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, मैनी बैंक्स आर सपोर्टिव ऑफ बिटकॉइन, जो काफ़ी हैं वो बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं बहुत से बैंक्स, तो ऐसा हमने कहीं अभी तक पढ़ा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। द रोल ऑफ सेंटर इंटरमीडियरीज also has an adverse effect on the execution of certain transactions to some extent। इसमें जो रोल है ही नहीं है, ठीक है। तो अगर रोल होता, अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इसका होता तो उसका एडवर्स इफेक्ट होता, ठीक है, किसके ऊपर, एग्जीक्यूशन के ऊपर, इन ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो इसमें रोल है ही नहीं, अगर होता तो इसका एडवर्स इफेक्ट होता, डेफिनेटली होता। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये स्टेटमेंट जो है इससे डिराइव करी जा सकती है, जो कि यहाँ पे बताया गया था कि सेंट्रल इंटरमीडियरीज का कोई रोल नहीं है, पर अगर होता तो उसका एडवर्स इफेक्ट होता। तो ये जो स्टेटमेंट है आगे इससे जजमेंट करी जा सकती है। थर्ड स्टेटमेंट है, द डिजिटल करेंसी में सून रिप्लेस फिजिकल कैश इन द नियर फ्यूचर। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी वो ये बोल रहे हैं कि अगर सेंट्रल बैंक की कोई डिजिटल करेंसी आती है तो वो उसको आ, उसका अल्टरनेटिव हो सकता है, उसको रिप्लेस करेगी, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो है फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें कि लिखा हुआ है ओनली 2। तो जो सेकंड स्टेटमेंट था वही करेक्ट था। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, आपको परपोर्टेडली मैंने वहां पे अंडरलाइन कर दिया था, उसका मीनिंग बताना है आपको कि क्या होता है। मीनिंग बताना है जो कि सेम हो, यानी कि आपको सिनोनिम बताना है उसका। सो परपोर्टेडली का जो मतलब होता है वो होता है सपोजिटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। हाँ जी, नेक्स्ट है आपको रेडिकल का ऑपोजिट बताना है। रेडिकल का जो मीनिंग होता है, जो सिनोनिम है वो है रेवोल्यूशनरी, प्रोग्रेसिव। दैट मीन्स जिसमें चेंजेस आते रहते हो, जिस जो प्रोग्रेस की तरफ जाए, प्रोग्रेसिव हो नेचर में, उसको बोलते हैं रेडिकल। सो यहाँ पे जो इसका ये जो है सेकंड, ये क्या है, इसका सिनोनिम है। पर हमें क्या बताना है, हमें इसका ऑपोजिट बताना है, हमें एंटोनिम बताना है। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, रेवोल्यूशनरी का कंजर्वेटिव। दैट मीन्स जो कंजर्व हो, जिसमें कोई प्रोग्रेस ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, जो कि इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में डायरेक्शन दिया हुआ है आपको कि एक सेंटेंस का जो पार्ट है वो क्या है, बोल्ड करा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। बिलो द सेंटेंस 3 अल्टरनेटिव्स, और 3 अल्टरनेटिव्स हैं। टू द बोल्ड पार्ट, जो हाईलाइटेड पार्ट है, उसके 3 अल्टरनेटिव्स हैं जो कि सेंटेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। Choose the option that reflects the correct use of the phrase in the context of the sentence in case the given sentence is correct। अगर वो correct है तो आपका आंसर क्या होगा, फिफ्थ ऑप्शन, no correction required। तो देखिए पढ़ते हैं इसको। There is little room for free and open inquiry and fundamental values and cultural norms remain largely unquestioned। उन्होंने क्या बोला है कि फ्री और ओपन इंक्वायरी के लिए बहुत ही कम जगह है, क्योंकि एंड फंडामेंटल वैल्यूज एंड कल्चरल नॉर्म्स रिमेन लार्जली अनक्वेश्चनड, कि वो अनक्वेश्चनड है, उनको कोई क्वेश्चन नहीं करता है। तो यहाँ पे इसलिए इंक्वायरी का बहुत ही कम जगह है। तो आपके लिए ऑप्शन है अ लिटल, द लिटल और लेसनिंग। बाकी सारा देखिए सेम है, बस लिटल की जगह अ लिटल, द लिटल और लेसनिंग है। लिटल का मतलब होता है ना के बराबर, अ लिटल का मतलब होता है थोड़ा कुछ, द लिटल का मतलब होता है जितना भी कम है उतना सारा का सारा। तो द लिटल और लेसनिंग तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो कंफ्यूजन होती है वो होती है लिटल और अ लिटल में, कि लिटल है बिल्कुल ही नहीं, ना के बराबर, और अ लिटल है कुछ। तो अगर ये बोला जा रहा है कि जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वो बिल्कुल ही लार्जली अनक्वेश्चनड हैं, कि उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठता है, तो इंक्वायरी का जो है वो रूम का मतलब यहाँ पे स्पेस की, इंक्वायरी के लिए जो स्कोप है वो क्या है, बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, इसमें कोई करेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, सेम डायरेक्शन है, वही फॉलो करना है आपको। हिस्टोरियंस बिलीव दैट मच ऑफ जीसस स्टोरी, जो जीसस की स्टोरीज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो हैं कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड विदाउट द हेल्प ऑफ बाइबल एंड विद जस्ट द व्यूज ऑफ हिस्टोरियंस। बाइबल की हेल्प के बिना और हिस्टोरियंस के व्यूज के साथ, हु लिव्ड ड्यूरिंग हिज टाइम, जो उनके टाइम पे हिस्टोरियंस थे, उनकी व्यूज की हेल्प से क्या है, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो आपको देखिए ऑप्शंस हैं विदाउट द हेल्प ऑफ बाइबल एंड बाय। सो यहाँ पे विद को बाय से देखिए, विदाउट समथिंग एंड विद समथिंग, तो यहाँ पे तो क्लियर है कि विदाउट के बाद विद ही आएगा।
फिर देखिए यहाँ पे विद वाली हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, तो फर्स्ट तो नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा। विद वाली भी दो हैं, उसमें क्या फर्क है, फ्रॉम बाइबल लिखा हुआ है तो फ्रॉम, ओरिजिन के बाद, ओरिजिन के पहले चाहे आप ऑफ लिखो चाहे आप फ्रॉम लिखो तो एक ही बात होती है। तो इसमें और इसमें कोई लार्ज डिफरेंस नहीं है। देखिए बाइबल जो है वो एक स्क्रिप्चर है, तो और स्क्रिप्चर के नेम के आगे क्या है, हमेशा आर्टिकल आता है। कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल, द गीता, द कुरान, द बाइबल। तो यहाँ पे द आना कंपल्सरी है। सो जो करेक्ट है वो क्या है, थर्ड। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बनता है, थर्ड ऑप्शन, जिसमें ओनली 3 लिखा हुआ है। At first glance, it seems implausible that such an intricately engineered biosystem such as R, ठीक है जी, देखिए यहाँ पे भी सच यूज करा हुआ है और यहाँ पे भी यूज करा हुआ है। सच का जो कॉम्बिनेशन है वो एज से या दैट से बनता है। यहाँ पे एज से बना हुआ है पर दो दो बारी सच नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ से बहुत ही क्लियर हो जाता है कि दो बारी सच जो है वो दोनों ऑप्शंस में है, सिर्फ एक में नहीं है। सच का पेयर एज से है। और यहाँ पे जो है सच एन इंट्रिकेटली इंजीनियर्ड बायोसिस्टम सच एज आवर्स, किसका, हमारा। तो आवर प्लस नाउन क्या होता है, आवर्स होता है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या बनता है, ओनली 1। सेकंड, नेक्स्ट में देखिए, मोनू एंड सोनू अटेम्प्टेड टू मेक लाइट ऑफ देयर डिफिकल्टीज। इसका मतलब क्या है कि मोनू और सोनू ने अपनी डिफिकल्टीज, बट इट वाज ऑब्वियस दैट द थिंग्स वर गोइंग बैडली फॉर देम, जो चीजें थी उनके लिए बुरी होती जा रही थी, पर उन्होंने कोशिश की, क्या कोशिश की, अपनी डिफिकल्टीज की लाइट बनाने की नहीं, डिफिकल्टीज को लाइट करने की। तो कौन सा आएगा, अटेम्प्टेड टू मेक देयर डिफिकल्टीज लाइट, अपनी जो डिफिकल्टीज हैं उनको हल्का करने की कोशिश की। हैज अटेम्प्टेड टू नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट में ही चल रहा है, तो हैज प्रेजेंट में है, नहीं आएगा। हाँ जी, अटेम्प्टेड टू मेक लाइट ऑफ देयर डिफिकल्टीज, ये देखिए बाय चांस इन्होंने बिल्कुल ही सेम स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा, ऑब्वियस है, थर्ड नहीं आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अटेम्प्टेड टू मेक देयर डिफिकल्टीज लाइट। सो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा फर्स्ट। नेक्स्ट में देखिए, द ओनली ब्राइट स्पॉट सो फार दिस ईयर फॉर एप्पल इज विद इट्स आईफोन 8 प्लस विच एट 0.4% मार्केट शेयर टॉप्ड अर्ली परफॉर्मेंस फॉर द आईफोन 7 प्लस। मतलब कि जो आईफोन 7 प्लस के लिए जो परफॉर्मेंस थी पहले वाली उसको टॉप किया है, एंड आईफोन 6 प्लस के लिए भी, विच अट्रैक्टेड, दोनों का परसेंटेज बताया हुआ है। जैसे कि आईफोन 8 का बता दिया 0.4%, तो आईफोन प्लस 7 प्लस का कितना था, 0.2, और 6 प्लस का था 0.3। तो आईफोन 8 प्लस का क्या है, ज्यादा है, उसको टॉप करा है, दैट मीन्स उससे आगे निकला है। सो टॉप्ड अर्ली परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट फ्रेज है, हमें ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। टॉप्ड इन अर्ली, टॉप्ड टू, टॉप्ड इन अर्लियर परफॉर्मेंस, ये सब गलत है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिफ्थ ऑप्शन, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। They hurried up the booth's back and waited for the malformed youth to disperse. They hurried up द बूथ्स बैक, हरी अप का मतलब होता है जल्दी करना। उन्होंने जल्दी किया, बूथ्स बैक सेंस ही नहीं बनता है। दे हरिड किस चीज के लिए, एंड वेटेड इस चीज की तरफ, ठीक है। तो जब किसी डायरेक्शन की बात होती है, जब जब किसी पर्पस की बात होती है, एंड वेटेड फॉर द, और यूथ के लिए उन्होंने वेट किया, ठीक है। तो हरिड टू आएगा जी यहाँ पे। हरिड टू जो है वो करेक्ट फ्रेज है। हरी टू मतलब किसी जगह के लिए जाने के लिए जल्दी, ठीक है जी। तो हरी टू द बूथ्स बैक, तो जो फर्स्ट है वो करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो आई डोंट हैव एनी स्पेशल बॉन्ड विद द रैंक एंड फोल्डर ऑफ द लेबर यूनियन, आई नो सम टॉप इंजीनियर्स, आई नो सम टॉप इंजीनियर्स विद द रैंक एंड फोल्डर। फोल्डर नहीं यूज होता है वर्ड, यहाँ पे प्रॉब्लम है फोल्डर वर्ड में, और इसी की आपको रिप्लेसमेंट दिखेगी। फोल्डर की जगह फोल्डर्स लिखा हुआ है और विद की जगह यहाँ पे इन है, तो ये डेफिनेटली गलत है क्योंकि फोल्डर वर्ड ही यहाँ पे गलत है लेबर यूनियन के लिए। तो चाहे वो प्लूरल में यूज किया गया हो वो भी गलत है। रैंक एंड पोर्टफोलियो ऑफ द लेबर यूनियन, तो पोर्टफोलियो नहीं, पोर्टफोलियो भी बिल्कुल ही गलत वर्ड है। रैंक एंड फाइल ऑफ द लेबर यूनियन, दैट मीन्स जो भी उनका लेबर यूनियन का रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड के पर्पस में यहाँ पे फाइल वर्ड यूज करा गया है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली 3।
नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट है इस टाइप में वो है लास्ट सेंटेंस, लिविंग इन द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी सर्टनली अ फार क्राई ऑफ लिविंग। तो कंपैरिजन करा गया है एक रूरल कंट्री साइड में रहने को और न्यूयॉर्क सिटी के बिल्कुल सेंटर में रहने को कंपैरिजन किया गया है। इस सर्टनली अ फार क्राई का मतलब होता है कि वेरिएशन है बहुत, डिस्टेंस है बहुत। तो फार क्राई फ्रॉम का मतलब है एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम लिविंग इन द रूरल कंट्री साइड। तो फार क्राई ऑफ नहीं होता है, फार क्राई फ्रॉम होता है, जो कि फर्स्ट ही ऑप्शन में पड़ा हुआ है। तो ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट। तो ओनली वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, आपके पास पैराजंबल है। द गिवन सेंटेंसेस व्हेन प्रॉपरली सीक्वेंस्ड फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। जब उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेके आया जाएगा तो वो एक कोहेरेंट पैराग्राफ के फॉर्म में बनेगा, यानी कि मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाएगा। ईच सेंटेंस इज लेबल्ड विद अ लेटर। हर एक सेंटेंस को एक लेटर से जो है लेबल किया गया है। चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। आपके लिए कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं। मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम द 5 गिवन चॉइसेस। ये आपके लिए 5 चॉइसेस दी गई हैं टू कंस्ट्रक्ट अ कोहेरेंट पैराग्राफ, मीनिंगफुल पैराग्राफ के लिए, कीपिंग वन एज द फर्स्ट स्टेटमेंट। जिसमें कि जो ये वाला है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो आपको इन चारों में से जो है वो सेकंड स्टेटमेंट पे जाना है कि सेकंड स्टेटमेंट कौन सा होगा। सो पहले फर्स्ट पढ़ते हैं और उसके बाद इन चारों को पढ़ते हैं। फर्स्ट से हमें ये जजमेंट हो जाएगा कि बात कौन से टॉपिक के बारे में हो रही है। क्लियर? द न्यू ईयर 2018 इज हियर, नथिंग सीम्स टू हैव चेंज्ड। 2018 आ गया है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। डिस्पाइट द फायर क्रैकर्स चेंज नहीं हुए हैं। सो देखिए उसके बाद फायर क्रैकर्स के बारे में और कहाँ बात करी गई है। ऑफ कोर्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द फायर क्रैकर्स माइट हैव। तो यहाँ पे फायर क्रैकर के बारे में बात करी गई है, और भी देख लेते हैं कहीं और तो नहीं बात करी गई। आई एम अवेयर दैट अ ग्रुप ऑफ इंक्रीजिंग। हम आपको पैराजंबल में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस में। फायर क्रैकर्स की बात यहाँ पे करी गई है तो आपको हिंट्स लेने हैं, यहाँ पे बात करी गई है। और दूसरे सेंटेंस में, थर्ड में, फोर्थ में कहीं पे भी फायर क्रैकर्स की बात नहीं करी गई है। तो डेफिनेटली फर्स्ट के बाद जो आपका सेकंड सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट। तो आप यहाँ से ही देखिए, आप आगे अगर आप यहाँ तक श्योर हो जाते हो तो आपको अटेम्प्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। करना चाहते हो तो वो मेयरली पेपर में टाइम सेविंग टेक्निक को फॉलो नहीं करना है। आपको जो टाइम सेविंग टेक्निक को अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप ये वाला मिस्टेक नहीं करोगे। मिस्टेक देखिए यहाँ पे अगर आप करोगे तो वो क्या कर सकते हो कि सेकंड आपने जजमेंट कर लिया, फिर आप थर्ड देखोगे, फिर आप फोर्थ देखोगे, फिर आप फिफ्थ स्टेटमेंट की तरफ जाओगे। तो आप इनका 1 2 3 4 का करेक्ट सीक्वेंस पूरा का पूरा देखोगे। पर आपको अगर कंफर्म हो गया है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये वाला जो नंबर 1 है, ये ही हमारा जो एक्चुअल में कोहेरेंट पैराग्राफ का, मीनिंगफुल पैराग्राफ का सेकंड स्टेटमेंट बनता है। तो अगर आप इतना श्योर हो गए हो इस टर्म से कि फायर क्रैकर्स की बात यहाँ पे भी हो रही है एंड अगेन उसी सेंटेंस में ही हो रही है, उसी को डिस्कस करा जा रहा है, तो आप ऑप्शन में देखिए कि फर्स्ट कहाँ पे है। फर्स्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आपका सिंपल सी बात है, आपका आंसर वही है, आपका आंसर थर्ड है। उस और किसी ऑप्शन को आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शन होता 1 3 4 2, तो आपके पास आगे 2 थे कि आपके पास थर्ड में भी ऑप्शन थी, आपके पास फोर्थ में भी ऑप्शन थी, ठीक है, कि 1 दोनों में ही फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। तो आप इन दोनों में आगे क्या देखते, दूसरा सेंटेंस भी देखते और तीसरा भी देखते, तो आपके पास ऑप्शन थी। पर अभी आपको जब पता चल गया है कि फर्स्ट जो सेंटेंस है वो ही हमारा सेकंड स्टेटमेंट बनता है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन में फर्स्ट जो सेंटेंस है वो सेकंड स्टेटमेंट की तरह पड़ा हुआ है, वो है थर्ड ऑप्शन। आपको आगे अटेम्प्ट करने की जरूरत भी नहीं है। So this is the idea of time saving. The given sentences when properly sequenced form a coherent paragraph. Each sentence is labeled with a letter. Choose the most logical order of sentences from among the 5 given choices to construct a coherent paragraph keeping. तो ये वही बिल्कुल सेम टू सेम वही डायरेक्शन दिया हुआ है। In Hindu mythology when Shiva opens his third eye, तो यहाँ पे बात मेनली किसके बारे में हो रही है? शिवा के बारे में हो रही है कि जब वो अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, सो इट इज कंसिडर्ड अ टेरिबल वार्निंग फॉर द कॉस्मोस। तो ये एक वार्निंग की तरह लिया जाता है। In somewhat similar fashion, in 2017, women across the world seemed to declare war.
तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, विमेन के बारे में बात हो रही है। पर शिवा के बाद विमेन के बारे में बात होना कोई रिलेट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद पढ़िए, एंगर हाउएवर इज द ओनली फेसेट ऑफ द फाइट ऑफ एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट की बात करी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी विमेन के बारे में बात करी जा रही है, तो यहाँ पे ये चीज पता चल जाती है कि जो 1 और 2 है उनका जो है वो पेयरिंग हो रही है, 1 और 2 की पेयरिंग हो सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि दोनों में विमेन के बारे में बात करी जा रही है, बट जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। शिवा के बारे में बात हो रही थी फर्स्ट में, तो हमें उन्हीं के बारे में आगे देखना है कि और क्या बात हो रही है। इट मीन्स ही इज एंग्री इनफ। तो थर्ड आई ओपन होने का मतलब हमें पता होता है कि वार्निंग बोला जा रहा है, वार्निंग के बाद एंग्री इनफ, तो डेफिनेटली हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कौन सा होगा, थर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, थर्ड सेंटेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है वो ही हमारा सेकंड स्टेटमेंट होगा। उसके बाद देखिए फोर्थ भी एक बार पढ़ सकते हो आप, बाकी आप ऑप्शंस देखिए कि थर्ड और कहाँ कहाँ है। एक तो देखिए आपको सेकंड ऑप्शन में थर्ड दिख जाएगा यहाँ पे, और आपको फिफ्थ ऑप्शन में दिख जाएगा। तो आपको बेसिकली अब ये डिसाइड करना है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फोर्थ है या वो ये वाला है, सेकंड है सॉरी, या फर्स्ट है। देखिए आप ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये स्टेटमेंट है आप फाइनल कर चुके हो कि ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट होगा कोहेरेंट पैराग्राफ का, यानी कि ये वाला जो होगा ये नंबर 2 होगा, ये वाला होगा, ठीक है जी, थर्ड वाला। तो आपको अभी डिसाइड करना है, आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि थर्ड जो होगा वो कौन सा होगा, या तो सेकंड वाला होगा या फर्स्ट वाला। तो सेकंड और फर्स्ट वाले में देखिए आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन कहाँ पे करी गई है। और एक चीज और यहाँ पे ये भी फाइनल नहीं है कि लास्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा ताकि हम अपना आंसर जो है वो गलत ना कर दें। Across the world, there was a furious outpouring of rage against men in power, men on the street, men at home and in families. कब हुआ ये men के खिलाफ, कब हुआ, जब 2017 में विमेन के द्वारा कुछ ऐसा करा गया, एक वॉर डिक्लेयर करा गया, तभी ऐसा हुआ, ठीक है, उसके बाद ही हुआ होगा। सो फोर्थ जो सेंटेंस है वो डेफिनेटली बाद में ही आएगा, फोर्थ का तो नंबर फिक्स ही है, देखिए आप, फोर्थ जो है वो उसका नंबर फिक्स है, दोनों जगह वो तीसरे नंबर पे ही है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड में डिसाइड करना है कि लास्ट कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा, ठीक। तो फोर्थ जो है वो थर्ड है, ये क्लियर हो गया है, जो फोर्थ है वो हमारा फोर्थ पार्ट ही है, ठीक है जी। ऑप्शन में थर्ड है वो बात अलग है। तो आपको सेकंड भी मिल गया, फोर्थ भी मिल गया, फर्स्ट आपके पास है। अब आपके पास बचता है इनमें से एक फैक्ट दिए, देखना कि इनमें से थर्ड कौन सा है, इनमें से थर्ड कौन सा है वो देखते हैं। देखिए इसको दोबारा पढ़ते हैं। इन समवॉट सिमिलर फैशन इन 2017 विमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जहाँ पे जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आपको लग रहा है वो कौन सा होगा, थर्ड स्टेटमेंट होगा। तो जैसे उन्होंने बोला, पहले उन्होंने एग्जांपल दिया हिंदू मैथोलॉजी में शिवा का, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करा है, और उसी सिमिलर फैशन में बोला जा रहा है कि विमेन ने भी एक वॉर डिक्लेयर किया है। तो ये जो है ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट होगा। क्लियर है जी। उसके बाद फोर्थ की भी गारंटी आपको कहाँ से मिलती है, यहाँ पे एक एडवर्ब यूज करा गया हुआ है, हाउएवर यूज करा गया है, उसके बाद कॉन्कोमिटेंटली यूज करा गया, दैट मीन्स कॉन्सिक्वेंटली। तो एडवर्ब जो है वो एज एज अ रिजल्ट, देयर फोर की सेंस में ये यूज करा गया है। तो एंड पे कंक्लूजन करा गया है। तो जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो कौन सा है, सेकेंड सेंटेंस है। तो ये आपका सीक्वेंस बनता है 3, देन आपके पास बनता है सेकेंड के बाद थर्ड, ये 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो आपका जो फिफ्थ आंसर है, फिफ्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट जो सेंटेंस है उसी को पढ़ते हैं पहले। ऑन वन ऑनलाइन फोरम द सिस एडमिन्स वर एंजॉइंग सम गैलोज ह्यूमर। सो ऑन वन ऑनलाइन फोरम, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, they were discussing a pair of recently announced security flaws known as Meltdown and Spectre that between them. So they were discussing, who were discussing, the sys admins were enjoying. So ये sys admins हो सकते हैं, पर यहाँ पे ह्यूमर के बारे में बात हो रही थी, और यहाँ पे बात हो रही है सिक्योरिटी फ्लॉज के बारे में, तो ये कनेक्टेड नहीं लग रहा है। नेक्स्ट में देखिए, अनदर रॉट विद हु अनदर, तो यहाँ पे एक क्या है, क्वेश्चन मार्क है जो कि क्लियर नहीं हो रहा है, अनदर रॉट। नेक्स्ट में देखिए, वन सिंपली पोस्टेड अ पिक्चर ऑफ अ फायर रेजिंग इन अ स्किप।
तो ह्यूमर की बात हो रही है, पोस्टेड अ पिक्चर रेजिंग इन अ स्किप, तो ये जो है ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट इसके बाद वाला हो सकता है। इसके बाद जो स्टेटमेंट आएगा वो ये वाला आएगा। तो आपको अभी ऑप्शन में जाना है कि मेरे आपको ये देखना है कि थर्ड वाला जो है वो बिगिनिंग में स्टार्टिंग में कौन सी पड़ा हुआ है, एक तो फर्स्ट में है और दूसरा फोर्थ में है, ठीक है जी। तो उसके बाद वाला आपको अभी जजमेंट करना है कि सेकंड होगा या फर्स्ट होगा। सो इन दोनों को ही देखते हैं, फोर्थ को हमने देखना ही नहीं है क्योंकि फोर्थ तो क्या है, बाद में है। तो हमें अभी देखना है, हमें यहीं से आंसर अपना पता चल जाएगा कि थर्ड के बाद सेकंड आएगा या थर्ड के बाद फर्स्ट फर्स्ट आएगा। तो दोनों को देखिए, वन सिंपली पोस्टेड अ पिक्चर ऑफ फायर रेजिंग इन अ स्किप। उसके बाद देखिए अनदर रोड, एक ने सिंपली पोस्ट किया, एक वन से दूसरा वर्ड रिलेटेड क्या होता है, अनदर। तो अनदर जो है इसके बाद जो स्टेटमेंट आएगा वो सेकंड वाला ही आएगा। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। बट फिर भी उसके बाद एक बारी कंफर्म कर लेते हैं, रीअश्योर कर लेते हैं। दे वर डिस्कसिंग, तो दे किसके लिए यूज करा गया है यहाँ पे, कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है, कि कंप्यूटर वो डिस्कस कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फ्लॉज हैं उसमें, किसमें, कंप्यूटर्स में, कि कंप्यूटर्स को मिस्टेक बताया जा रहा है। तो मिस्टेक से रिलेटेड देखिए यहाँ पे फ्लॉज वर्ड यूज करा गया है। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको दिख जाता होता है पैराजंबल में, जो कि आपको जस्ट अपनी कॉमन सेंस से समझना होता है। सो इसका जो क्लियर श्योर शॉर्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट। 3 2 1 4। नेक्स्ट पे चलते हैं। You would think the Indian economy had returned to rosy health. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में हो रही है बात। तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर बात हो रही है तो उसके बाद हमें रिलेटेड सेंटेंस देखना है कि कौन सा वाला है, ठीक है। Prime Minister Narendra Modi's decision just over a year ago to withdraw 86% of the currency in circulation and the poorly planned rollout in the middle of 2017 of a new goods and services tax। तो ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट नजर आ रहा है हमें। तो नेक्स्ट में पढ़ते हैं एक बारी। द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक्सपेंडेड द फास्टेस्ट इन इट हैज इन 5 years। तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड और क्या हो सकता है, यू वुड थिंक द इंडियन इकोनॉमी हैड रिटर्न टू अ रोजी हेल्थ। आपको ऐसा आप ऐसा सोचते हो या सोचोगे कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो वापस आ गई है, मतलब वो हेल्दी हो गई है, हेल्दी इकोनॉमी हो गई है। बट क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कोई डिक्लेरेशन है, उसके डिसीजन के बारे में बात करेंगे, या फिर परचेजिंग मैनेजर के इंडेक्स के बारे में डायरेक्टली बात करना स्टार्ट कर देंगे, या इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ही आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा। इट सीम्स टू हैव रिकवर्ड। इट व्हाट इट, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में इट तो नहीं यूज करा गया होगा। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में कि ये एक्सपैंड हो चुका है, एक्सपेंडेड द फास्टेस्ट इट हैज इन 5 years, की जितना ये पिछले 5 years में हुआ है। तो हैव रिकवर्ड किस चीज की बात करें, देखिए इंडियन इकोनॉमी के फॉल की बात हो रही है यहाँ पे, कि आपको ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी वापस आ गई थी। बट इट सीम्स टू हैव रिकवर्ड फ्रॉम द टू एनोमस डिसरप्शंस। दो डिसरप्शन के बाद ये, एनोमस मतलब लार्ज, उसके बाद ये हुआ। उसके बाद देखिए exports are no longer declining as they had for several quarters, indeed for the last month that data is available they rose 30%। तो यहाँ पे भी रोज मतलब यहाँ पे भी इंक्रीज की बात करी जा रही है, 30% इंक्रीज की। पर किसके, और देखिए यहाँ पे भी परसेंटेज की बात करी जा रही है, 86% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन। तो ये कैसे कनेक्टेड हैं, ये काफी कंफ्यूजिंग है। तो वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट पहले आपको ये देखना है कि आपका जो सेकंड स्टेटमेंट होगा वो कौन सा होगा। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की बात करी जा रही है, तो उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी की बात आपको सीधे सीधे कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे परचेजिंग इंडेक्स के बारे में बात हो रही है, और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने कैसे अपग्रेड किया है इंडिया के क्रेडिट रेटिंग को, उसके बारे में बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन के बारे में बात हो रही है, और ये बात करी जा रही है कि जीएसटी जो है वो करा गया। तो इट किसके लिए यूज करा गया है, इट यहाँ डेफिनेटली यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के लिए ही यूज करा गया है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की बात और कहीं पे भी नहीं करी गई है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ही सेकंड सेंटेंस ये प्रोसीड करा गया है कि इट सीम्स टू हैव रिकवर्ड, ऐसा लगता है कि ये रिकवर हो गई है। दो जो लार्ज डिसरप्शंस हुई हैं पिछले टाइम में, तो उससे ये रिकवर हो चुकी है ऐसा लगता है। तो जो थर्ड है वो ही हमारा सेकंड स्टेटमेंट होगा। अब अगेन फिर से वही टेक्निक यूज करोगे आप,
कि आप ऑप्शंस में देखोगे कि थर्ड कौन कौन से ऑप्शन में पड़ा है। तो देखिए थर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन में पड़ा है। कंफ्यूजिंग होने के बाद भी हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ ये जजमेंट करना था कि सेकंड जो है वो कौन-सा सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस अगर करेक्ट जो है जजमेंट कर लेते हो तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। थर्ड जो है सिर्फ एक ही में है, तो जो थर्ड ऑप्शन ही है जिसमें कि ये वाला सीक्वेंस है 3 1 4 2, यही जो है हमारा करेक्ट सीक्वेंस बनता है। 21st में देखिए, हाँ जी, 21st में फॉर फर्स्ट टाइम इंडियन ट्रैवलर्स स्टेपिंग आउट ऑफ द एयरपोर्ट इन सिंगापुर एंड जापान इज अ मोमेंटस पोटेंशियली माइंडसेट चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो इंडियन ट्रैवलर्स जो हैं वो सिंगापुर एयरपोर्ट से बाहर आए हैं और जापान से बाहर, तो ये मोमेंटस बताया जा रहा है इसको, ठीक है। अ, तो उसके बाद देखते हैं कौन सा जो सेंटेंस है इसको सीक्वेंस फॉर्म में इसी में आएगा, इसको फॉलो करेगा। But walk in a cramped gully in Delhi or even on the main road and everything that is not desirable inside. डेफिनेटली ये जो है ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि पहले एयरपोर्ट की बात हो रही है और डायरेक्टली दिल्ली की बात नहीं हो सकती है। पब्लिक लिटरिंग इज अ सोशल इशू दैट रिजल्ट इन मासिव एस्थेटिक फाइनेंशियल एंड, यहाँ पे इंडिया की, यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही है, तो ये रिलेटेड सेंटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। हाउ डज दैट कंपेयर विद आर पान स्टेन्ड बसेस फिल्ड विद पीनट शेल्स। तो ऑब्वियस है ये पान स्टेन्ड बसेस भी इंडियन कल्चर से ही रिलेट करा जा रहा है, ठीक है। इंडियन जो सिचुएशन है उसी से रिलेट किया जा रहा है। हाउ कैन बसलिंग सिटीज पैक्ड विद पीपल बी सो स्पोर्टलेस, कि जो सिटीज हैं, ऐसी वाली सिटीज हैं जो कि लोगों से भरी पड़ी हैं, पैक्ड विद पीपल बी सो स्पॉटलेस, मतलब वो इतनी साफ कैसे हो सकती हैं। एज फार एज द आई कैन गो, जहां तक भी निगाह जाती है, नजर जाती है, देयर इज नॉट अ सिंगल पीस ऑफ स्ट्रे पेपर ऑन द रोड। और कोई भी मतलब रोड पे कचरा नहीं है, कुछ भी पेपर नहीं फेंका हुआ, और इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ पे बात हो रही है क्लीनलीनेस की, और यहाँ पे भी बात हो रही थी एक माइंडसेट चेंजिंग एक्सपीरियंस की, ठीक है। पर ये जो फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस हैं हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें बात किसकी हो रही है? इसमें बात हो रही है डर्ट की, ठीक है। डर्टीनेस की बात हो रही है इसमें, ठीक है जी, अनक्लीनलीनेस की बात हो रही है। तो ऑब्वियस है ये तीनों जो हैं ये कनेक्टेड हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वो डेफिनेटली फोर्थ वाला ही है। सो फोर्थ वाले आपके पास देखिए कितने हैं, दो हैं, एक तो इसमें भी है और थर्ड वाले में भी है। फोर्थ के बाद आप अब या तो थर्ड वाला आएगा या सेकंड वाला आएगा, तो आपको देखना है कि थर्ड, ये बहुत ही आसान है, ये हमने अभी पढ़ा है। देखिए यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, पब्लिक लिटरिंग की बात हो रही है कि वो सोशल इशू है, ठीक है। कि यहाँ पे तो बोल दिया कि कोई पब्लिक लिटरिंग नहीं है, पर पब्लिक लिटरिंग एक बहुत ही बड़ा इशू है जो कि इंडिया में है। यहाँ पे इंडिया की बात करी गई है, जहाँ पे बात करी गई है कि हम क्लीनलीनेस को वैल्यू नहीं करते हैं। तो आवर होम्स आर द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ क्लीन। तो सिर्फ यही है कि अपने लोग घर जरूर साफ रख लेते हैं, बट जो क्लीनलीनेस की वैल्यू है वो सोशल लेवल पे नहीं है। तो यही जो है फोर्थ के बाद वाला प्रोसीडिंग स्टेटमेंट है। जो थर्ड है वो वहाँ पे जो क्वेश्चन है एक, वो बेसलेस नहीं है, वो एक स्टेटमेंट के बाद ही डेफिनेटली क्वेश्चन है। तो थर्ड जो है, ये थर्ड सेंटेंसेस जो है ये फोर्थ के बाद फॉलोइंग सेंटेंस नहीं हो सकता है। डेफिनेटली जो सेकंड है वही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा देखिए। हाँ जी, फोर्थ के बाद जो है ओके, फोर्थ के, हाँ जी, जो हमारा थर्ड है वो ही इसका करेक्ट आंसर होगा कि फोर्थ के बाद सेकंड आएगा, सेकंड के बाद आएगा फर्स्ट। एंड कंपैरिजन की बात हो रही है, पान पान स्टेन्ड बसेस को कैसे पीनट शेल्स से कंपेयर किया जा सकता है, फिल्ड विद, सॉरी, कि पीनट शेल्स मतलब मूंगफली के जो छिलके होते हैं वो भरे होते हैं, पान बसेस के ऊपर पान के स्टेन होते हैं। तो हाउ डज दैट कंपेयर विद, ओके ओके। देखिए इसको दोबारा देखते हैं, यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको प्लीज रीचेक कर लीजिए एक बारी। मिस्टेक हर किसी से होती है, इसको रीचेक करते हैं एक बारी। डेफिनेटली यहाँ पे डर्ट के बारे में बात हो रही है। वेट अ मिनट, ठीक है जी, हाँ जी, दोबारा से इसको अटेम्प्ट करते हैं।
डेफिनेटली ये फर्स्ट स्टेटमेंट है सिंगापुर वाला, ये हमें पता है। उसके बाद हमने ये भी जजमेंट कर लिया कि सेकंड जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा यही वाला होगा। हाउ कैन बस्लिंग सिटीज, तो ये वाली जो सिटीज हैं किसको बोला जा रहा है, सिंगापुर जापान, है ना। तो वहाँ की जो सिटीज हैं वो इतनी स्पोर्टलेस कैसे हो सकती हैं। इंडियन ट्रेवलर जो है फर्स्ट टाइम अगर वहाँ पे जाता है तो उसके लिए ये माइंडसेट चेंजिंग एक्सपीरियंस है कि उसको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए, ऐसा एक्सपीरियंस उसको मिलता है। तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि ये जो सिटीज हैं ये इतनी स्पॉटलेस कैसे हो सकती हैं, और वहां पे कोई जहां तक भी दूर दूर तक अगर नजर जाती है तो कोई भी कचरा नहीं दिखाई देता है रोड्स पे। और हाउ डज दैट, यहाँ पे दैट किसको बोला गया है, इसी चीज को बोला गया है। देखिए कि ये जो यहाँ पे इतनी क्लीनलीनेस की बात हो रही है इसको कैसे कंपेयर किया जा सकता है पान स्टैंड बसेस से जो कि पीनट शेल्स से भरी होती हैं। ठीक है, ये बताने के बाद कि हाँ जी, यहाँ पे जो इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, ये क्लीनलीनेस वाली सिचुएशन है और ये अनक्लीनलीनेस, तो कंपैरिजन इन दोनों में ही होगा। क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड कंपेयर था, अब कंपेयर ना तो उसको आप फर्स्ट से कर सकते हो ना उसको आप सेकंड से कर सकते हो, क्योंकि दोनों में ही डर्ट बताया गया है। तो कंपैरिजन वर्ड जहाँ पे आ गया, कंपेयर जहाँ पे वर्ड आ गया, तो उसको डेफिनेटली आप क्लीनलीनेस से ही कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे एक ये जो हिंट था ये नजर से थोड़ा परे हो गया था, ठीक है। सो ये जो कंपेयर वाला हिंट है, ये हिंट यही है कि क्लीनलीनेस को अनक्लीनलीनेस वाले से कंपेयर करने की बात हो रही है। तो थर्ड जो होगा वो डेफिनेटली यही वाला होगा। फोर्थ के बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ही प्रोसीड करेगा, एंड देन उसके बाद होगा ये वाला। पब्लिक लिटरिंग जो है वो सोशल इशू है। हाँ जी, है सोशल इशू तो है, क्योंकि यहाँ पे ही आपको पब्लिक लिटरिंग को करा जा रहा है। और जो भी है वो आगे हम पढ़ चुके हैं। और स्पेशली उसके बाद एक ही सिटी की एग्जांपल दी है, दिल्ली की एग्जांपल दी है, और वहाँ पे मेन रोड की एग्जांपल दी है, ठीक है जी। सो ये इसी सीक्वेंस में जाएगा। ये सेकंड होगा, ये थर्ड, और ये फोर्थ होगा, और ये फिफ्थ होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा सेकंड। तो इस तरीके से आपको रीचेक डेफिनेटली करना है, आंसर कभी कभी गलत भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा जल्दी जब हम करते हैं तो हो जाता है, ठीक है। सो ये जल्दी आपको नहीं करनी है, इन गलतियों से आपको सीखना है। क्लियर है जी। इन द गिवन क्वेश्चंस वन स्टेटमेंट विद अ ब्लैंक, एक स्टेटमेंट आपके पास उसमें एक ब्लैंक है, इज गिवन अलोंग विद फोर वर्ड्स, और उसके लिए चार सजेस्टिव वर्ड्स दिए हुए हैं, सजेशंस दे रखी हैं, ये वाली चार हैं जैसे आप देख सकते हो। एंड टू ऑफ द गिवन वर्ड्स कैन फिट इनटू द गिवन ब्लैंक, इनमें से दो वर्ड्स हैं जो कि इसी ब्लैंक में फिट आ जाएंगे, यानी कि वो सिनोनिम्स होंगे। फाइव ऑप्शंस विद वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज वर्ड्स आर गिवन, ये कॉम्बिनेशंस बना के ऐसे आपको दे रखे हैं, ठीक है, आपके सामने हैं। पिक अप द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स दैट फिट्स इनटू द ब्लैंक, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है जो इस ब्लैंक में प्रॉपरली फिट हो। फर्स्ट ब्लैंक आपके पास है, ड्यू टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ अमेरिकन वाटर लॉज, वाटर इश्यूज इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉट वेरी, ब्लैंक है कि एक तो ये जो भी इन चारों में से वर्ड होगा यहाँ पे, और दूसरा क्या है, इजिली फिक्सेबल नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड ही आएगा, ठीक है जी। सो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एमिनेबल, सेकंड वर्ड है आपके पास देखिए कंट्रोवर्शियल, एंड थर्ड इज इररेलेवेंट एंड कंप्लायंट, ठीक है जी। सो आप ये देखिए कि जो वाटर इश्यूज हैं वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, उन्होंने बोला नहीं है कंट्रोवर्शियल, पर वो फिक्सेबल नहीं है इजली, और कंट्रोवर्शियल नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स हैं तो कंट्रोवर्शियल डेफिनेटली होंगे, सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। और इररेलेवेंट है मतलब उनका कोई मीनिंग ही नहीं है। एक तरफ हम उनको कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनको कह रहे हैं कि वो इजीली फिक्सेबल नहीं है, और वो इररेलेवेंट कैसे हो सकते हैं। सो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है एमनेबल एंड कंप्लायंट, ये दोनों ही जो हैं ये सिनोनिम्स ही हैं, ठीक है जी। सो जो हमारा आंसर बनता है करेक्ट वो बनता है ऑप्शन नंबर फिफ्थ। Next, we have question number 23rd, where chronic drought and food insecurity plague Sahel, which is already one of the poorest in the world. Moreover, the climate and geography of the region blank regional communities to relative isolation. ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो क्रॉनिक ड्रॉट है और ये जो फूड इनसिक्योरिटी प्लेग है, जो कि पहले से ही वन ऑफ द पुअरेस्ट, मतलब जो वर्ल्ड में जितने भी पुअर सिस्टम्स हैं उनमें से एक है। मोर ओवर द क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी ऑफ द रीजन, जो इस रीजन का क्लाइमेट और ज्योग्राफी है वो इसको क्या करता है, और ज्यादा नीचे गिरा देता है। ऑफ द रीजन
इस रीजन का जो है उसको क्या करता है, रीजनल कम्युनिटीज टू रिलेटिव आइसोलेशन, मतलब वो आइसोलेशन में कि वहां पे कोई विजिट नहीं करता है, ठीक है। तो और ज्यादा नीचे कर देता है, यहाँ से हमें डाउनग्रेड्स जो वर्ड है यहाँ पे प्रॉपरली सूटेबल है, और डाउनग्रेड्स का ही सिनोनिम क्या है, रेलीगेट्स, दैट मीन्स किसी लेवल को और नीचे कर देना। सो यहाँ पे जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहा है वो है बी और सी, जो कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन में है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है सेकंड ऑप्शन। द ग्लोबल ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी विल मोस्ट लाइकली स्लो, द ग्लोबल ट्रांजिशन जो ग्लोबल चेंज है टू क्लीन एनर्जी will most likely slow due to the Trump administration's policies, but it will not halt or reverse, which indicates under the Trump administration, clean energy will remain. तो इसका मतलब ये है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज की वजह से ये इस चीज की जो स्पीड हुई है वो स्लो है, जो ग्लोबल चेंज की, पर पर है क्या ऑन द ऑपोजिट साइड क्या है, इट विल नॉट हॉल्ट, ये इस वजह से कोई भी रिवर्स या कोई भी स्टॉपेज नहीं आएगा, विच इंडिकेट्स अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्लीन एनर्जी, जो कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो ये एनर्जी है वो क्या रहेगी, वो अगर इसमें देखिए स्लो करेगा इसको, पर इसमें कोई हॉल्ट नहीं आने वाला, मतलब इसमें रुकावट तो नहीं आएगी पर स्लो तो है, तो ये चीज ये इसको क्या बना देगा, कंपैटिबल नहीं बनाएगा, क्योंकि ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉब्लमेटिक है, ये हमें पता है। डिबेटेबल, कॉन्टेंशियस का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल एंड डिबेटेबल, सो कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल दोनों ही यहाँ पे सिनोनिम्स हैं। अनस्कैड यहाँ पे जो है वो कॉन्टेंशियस का सिनोनिम नहीं है, तो इसलिए ये भी ओमिट हो जाएगा। सो सी और डी का जो पेयरिंग है ये हमें फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। Next, we have question number 25th. Current transportation systems cannot meet the growing demand. जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करंट वाला है वो ग्रोइंग डिमांड को मैच नहीं कर रहा है, वो उस पर पूरा नहीं उतर पा रहा है, विदाउट इंक्रीजिंग बोथ कंजेशन एंड पोल्यूशन, बट ये करे बिना ये डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, बट द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन spurred by that means increased by the fourth industrial revolution may offer opportunities to improve the system such as जो भी है, कौन से व्हीकल्स, बायोमेट्रिक्स एंड अल्ट्रा लाइट मटेरियल्स, तो इनके लिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज होने वाला है, जो एडजेक्टिव हमें यहाँ से सो इम्प्रूव से करने की बात हो रही है सिस्टम को, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव एक प्लेजेंट एडजेक्टिव होगा, ठीक है जी। कस्टमाइज्ड व्हीकल्स, कस्टमाइज्ड बायोमेट्रिक्स जो है वो कस्टमाइज्ड नहीं हो सकते, तो ये अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है। इररेजिस्टिबल तो ये भी नहीं हो सकता है व्हीकल्स के लिए। सो ये बचे दो, ऑटोनोमस और सेल्फ सफिशिएंट, ये दोनों ही क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे हाँ जी देखिए, द नेशनल पावर ग्रिड इज woefully inefficient and the country is often crippled by power shortages। नेशनल पावर ग्रिड जो है वो इनएफिशिएंट बोला जा रहा है उसको। नेक्स्ट और क्या बोला जा रहा है कि जो कंट्री है उसमें पावर शॉर्टेजेस काफी होते हैं, ये हम सबको पता ही है ना। एंड ब्लैकआउट्स लाइक द वन इन 2012 वेयर 3 ऑफ इंडियाज 5 ग्रिड्स फेल्ड, इंडिया के 5 ग्रिड्स में से 3 जो थे वो फेल हो गए थे। सो ब्लैकआउट हो गया था। लिविंग 20 ऑफ इट्स 28 स्टेट्स एंड 700 मिलियन पीपल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर्स, 28 में से जो 20 स्टेट्स थी वो उनमें वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। विच फोर्स्ड पब्लिक सर्विसेज एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू शट डाउन एज सिटीजन्स, कौन से सिटीजन्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं, अगर पावर कट है तो ऑब्वियस है वो सिटीजन्स प्लेजेंट होंगे अनप्लेजेंट होंगे, सिटीजन्स के लिए यहाँ पे आपको एडजेक्टिव आएगा, यूज करना है। सिटीजन्स रॉयटेड इन द स्ट्रीट्स, मतलब उन्होंने दंगे करे स्ट्रीट्स में सिटीजन्स ने, तो डेफिनेटली यहाँ पे अनप्लेजेंट एडजेक्टिव आएगा। सो कंटेंटेड क्या होता है, सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, सो डेफिनेटली ये तो नहीं आने वाला है। वो सिटीजन्स जो हैं पावर कट इतना होने के बाद कंटेंटेड नहीं होंगे। एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, तो ऑब्वियस है वो फ्रेंडली भी नहीं होंगे। बचे कौन से दो, ये तो आपने अभी तक का क्या ऑब्जर्व करा है कि ओमिट करने से, ऑप्शंस को ओमिट करने से हम सही आंसर तक जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया होता है ये बहुत हेल्पफुल होता है कि आप ऑप्शंस को ओमिट करते जाइए और करेक्ट आंसर की तरफ आप
करेक्ट आंसर के क्लोज आते जाते हो आप। हाँ जी, नेक्स्ट है जी 5 ऑप्शन डायरेक्शन, ये वही है, सॉरी यहाँ से आपका जो ब्लैंक शुरू हो रहा है वो है आफ्टर Chinese immigrants began arriving in to work on the Central Pacific Railroad during the California Gold Rush. Racial tensions between white laborers and Chinese newcomers began to emerge. कि टेंशन्स जो हैं, रेशियल टेंशन्स मतलब कि जो डिफरेंस किया जाता है कलर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, उसको बोलते हैं रेशियल डिफरेंसेस और टेंशन्स, जो कि वाइट लेबरर्स और चाइनीज न्यू कमर्स के बीच में पैदा होनी शुरू हुई थी। तो जब चाइनीज इमिग्रेंट्स पहुंचना शुरू हुए, कहाँ पे काम करने के लिए, सेंट्रल पैसिफिक रेल रोड पे, ठीक है, ड्यूरिंग कैलिफोर्निया गोल्ड रश। तो कैसे आए वो चाइनीज इमिग्रेंट्स जो हैं वो काम करने के लिए, किसमें, ग्रुप्स में आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देख के भी आपको पता चल जाएगा। डाइवर्ज यहाँ पे क्या है कि बिखरते हुए आए, तो अराइविंग इन डाइवर्ज नहीं आएगा यहाँ पे। देखिए स्वॉर्म का, स्वॉर्म जो है वर्ड, अगर आपका वो कैब अच्छा है तो ये बीज के ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, मधुमक्खियों के ग्रुप के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो अगर ग्रुप के लिए वर्ड यूज किया जाता है मतलब उसका मतलब क्या है कि एक साथ आए, काफी एक बड़े लार्ज स्केल पे, लार्ज नंबर पे जो चाइनीज इमिग्रेंट्स हैं वो पहुंचे इस रीजन में काम करने के लिए। दूसरा, वेव्स का मतलब भी ग्रुप के सेंस में ही यूज होता है। तो ये दोनों ही जो वर्ड हैं ये ग्रुप के ही सिनोनिम हैं। तो इस तरह से ए और सी जो है, सी और ए, ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर है फॉर द ब्लैंक combination of these words, these two words properly fits the blank। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है the second hour after sunset usually brought a night breeze that gave a little welcome respite from the respite from what, respite from डैश हीट। तो हीट यहाँ पे क्या है, नाउन, तो हीट के लिए कुछ एडजेक्टिव यूज होंगे यहाँ पे। ये चारों आपको एडजेक्टिव ही दे रखे हैं। हीट ऑफ द डेजर्ट, सो डेजर्ट की हीट के लिए कौन कौन से यहाँ पे एडजेक्टिव यूज होंगे, इनमें से वो देखते हैं। वेयर एवरीवन वाज फीलिंग वीक, डिहाइड्रेटेड। अगर देखिए डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेशन कब फील होता है, गर्मी में ज्यादा फील होता है ना। एंड अंडर नरिश्ड, सो हीट ऑब्वियस है, हिंट है। तो हीट कैसा वाला हीट होगा, देखिए जो ऑप्रेसिव का मतलब है वो होता है वेरी हॉट, और टोरिड का मतलब होता है हार्श। ऑप्रेसिव और टोरिड जो है सिनोनिम्स हैं। ऑप्रेसिव का मतलब होता है क्रूअल, ऐसी गर्मी जो कि परेशान करने वाली। टोरिड का मतलब होता है बहुत ही हॉट और ड्राई। तो डेजर्ट ड्राई होता है, हमें पता है। हीट तो यहाँ पे हिंट ही दे दिया है। तो ये दोनों ही जो हैं ये हीट के लिए सूटेबल एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पे। सो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपरली फिट होता है ब्लैंक के लिए। एंड दिस वे जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है इस ब्लैंक के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट जो ये सेंटेंसेस क्वेश्चंस हैं 29 से लेके 33 तक, उनके लिए डायरेक्शन आपके सामने दे रखी है। अ सेंटेंस डिवाइडेड इज डिवाइडेड into four parts A, B, C, D is given. The errors are इन टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। ओके, तो चार पार्ट्स हैं, चार में से दो पार्ट्स में जो है वो एरर हैं। आपको वो पार्ट्स जो हैं वो डिटरमिन करने हैं जहाँ पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स जहाँ पे एरर है। सो वही दो पार्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है वही आपका आंसर होगा। अगर सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है तो आप कौन सा आंसर मार्क करोगे, नो एरर, यानी कि ऑप्शन नंबर फिफ्थ जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। दे अपलोडेड ऑलमोस्ट हिज ट्रिक्स, उसकी ट्रिक्स, ऑलमोस्ट कौन सी ट्रिक्स, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ऑल हिज ट्रिक्स, कि उसकी ऑलमोस्ट ऑल, कि ऑलमोस्ट सारे ट्रिक्स जो हैं। तो ऑलमोस्ट हिज ट्रिक्स नहीं आएगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो दे अपलोडेड हिज ट्रिक्स, या तो सीधा ये आता, क्या करो यहाँ पे ऑलमोस्ट को आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आएगा ऑलमोस्ट ऑल हिज ट्रिक्स, तो कुछ भी आ सकता है। दे अपलोडेड ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे रॉन्ग है, ये जो एडवर्ब है ये गलत जगह यहाँ पे लगा हुआ है। हिज ट्रिक्स एंड एट द एंड ऑफ द परफॉर्म, एट द एंड ऑफ
ट्रिक्स जो उसने करी हैं वो परफॉर्मेंस है उसकी, वो परफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे नाउन आना चाहिए था, यहाँ पे वर्ब नहीं। तो पढ़ते पढ़ते ही हमें ये पता चल गया है कि एक तो ए पार्ट में प्रॉब्लम है एंड दूसरा सी पार्ट में प्रॉब्लम है कि यहाँ पे परफॉर्म नहीं परफॉर्मेंस आना चाहिए था। सो इस तरीके से ए और सी में प्रॉब्लम है, तो ए और सी पड़ा है हमारा फोर्थ ऑप्शन में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जो कि ये शो कर रहा है कि ए और सी दोनों पार्ट्स में करेक्शन रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 30 में सेम डायरेक्शन फॉलो करना है आपको, 33rd तक आपको सेम डायरेक्शन ही फॉलो करना है। ही लुक्ड स्मॉल इन द मिडल ऑफ द फायर एंड ही वॉन। देखिए यहाँ पे जो लुक्ड है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है जी। अगर तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तो इसके साथ हैज हैव हैड यूज हुआ होता, ठीक है। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये यहाँ पे भी वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आएगा। वियर का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉर, WORE, ठीक है जी। तो वॉन नहीं आएगा यहाँ पे, WORN नहीं आएगा। सो यहाँ पे एरर है। सो एक तो आपके पास बी पार्ट में आपको एरर मिल चुका है। ही वॉन He wore an insincere smile like he might any other piece of easily removed clothing. Removed clothing नहीं आएगा, removable आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो clothing noun के लिए यहाँ पे adjective removable यूज होगा, सो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। सो इसमें बी और डी पार्ट में एरर है जो कि हमें ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। The expanse from the young population makes it importance, makes it what? Makes it important आएगा जी। यहाँ पे important adjective यूज होगा, यहाँ पे noun नहीं यूज होगा। सो important आएगा यहाँ पे प्रॉब्लम है। सो बी पार्ट में एरर है, ठीक है जी। Expands from the young population makes it important for India to understand the needs, desires and aspirations of its youth. एक्सपेंस फ्रॉम द यंग पॉपुलेशन भी नहीं आएगा। एक्सपेंस मतलब इसका एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑफ आएगा, द एक्सपेंशन ऑफ द यंग पॉपुलेशन। तो पूरी यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, एक्सपेंशन ऑफ। तो हमारे पास ए पार्ट में और बी पार्ट में हमें मिस्टेक नजर आ रही है कि हाँ जी यहाँ पे हमें अगर एक्यूरेट ना भी पता चले तो यहाँ पे ऑब्वियस है करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो ए और बी का जो सेट है वो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। First, it is important to realize that in the video game industry, much like in the film industry, first, it is important to realize that in the video game industry, much like the film industry, an idea is minuscule part of the whole package, मतलब small part। तो इसमें कोई भी एरर अभी तक नहीं नजर आया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नो एरर, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द न्यू एग्रीमेंट्स बाय जापान रिफ्लेक्ट्स एफर्ट्स टू काउंटर ग्रोइंग अनसर्टेनिटी in the global markets largely due to the unilateral actions by the Trump administration and the trade war between the US and China। हाँ जी, इसको दोबारा पढ़ते हैं एक बारी। द न्यू एग्रीमेंट्स बाय जापान reflects efforts to counter growing uncertainty in global markets largely due to unilateral actions by the Trump administration and the trade war between। हाँ जी, तो यहाँ पे द यूएस है और यहाँ पे चाइना है, तो यहाँ पे आर्टिकल 1 के आगे नहीं आएगा डेफिनेटली। सो डी पार्ट में तो एरर है ही, और दूसरा किस पार्ट में एरर है ये हमें देखना है। डी यानी कि इसका आंसर या तो होगा सेकंड और या होगा फोर्थ। आपको ये देखना है कि बी में एरर है या ए में एरर है, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है। तो सी पार्ट को हम टच भी नहीं करेंगे, सी पार्ट में डेफिनेटली कोई एरर नहीं है। अब आपके पास बचता है ए और बी। तो ए पार्ट में देखते हैं कि एरर है या नहीं। द न्यू एग्रीमेंट्स बाय जापान रिफ्लेक्ट्स एफर्ट, हाँ जी, देखिए यहीं पे एरर है ए पार्ट में। न्यू एग्रीमेंट्स ये किस में है? प्लूरल में है। तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो डेफिनेटली प्लूरल आएगा। एस जो है वो डज फॉर्म है और वो सिंगुलर वर्ब को शो करता है, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा। हाँ जी, बिल्कुल ये ए पार्ट में ही एरर है। तो ए और डी में एरर है, यानी कि इसका जो आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट देखिए आपके पास डायरेक्शन दे रखा है कि 34 से 43 तक जो है उसके लिए, उन क्वेश्चंस के लिए गिवन बिलो इज अ पैसेज इन विच each line is numbered 1 to 10, 4 words in each sentence are highlighted. Find out which word is not grammatically or contextually suitable in each of the numbered sentences. That means आपके पास एक पैसेज है, पैराग्राफ है, उसमें 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं, नंबरिंग दे रखी है ब्लैंक्स के लिए, ठीक है जी। 4 वर्ड्स जो हैं एक सेंटेंस में, हर एक पैसेज में 1 से लेके 10 तक जहाँ पे भी नंबरिंग है उसमें 4 वर्ड्स हैं उस सेंटेंस में हाईलाइट करे हुए हैं। आपको एक वर्ड ऐसा फाइंड आउट करना है जो ग्रामेटिकली या कंटेक्सचुअली सूटेबल नहीं है उन नंबर्ड सेंटेंसेस में। क्लियर? हाँ जी। सो जो पहला सेंटेंस है वहाँ पे जो है अ, देखिए जो हाइलाइटेड सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ अभी कि कौन से हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट सेंटेंस है आपके पास थिंकिंग। व्हेन थिंकिंग अबाउट, ये जो है ये आपका फर्स्ट वर्ड होगा फर्स्ट सेंटेंस में जो हाईलाइटेड है। व्हेन थिंकिंग अबाउट रिटेल इन द फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक सेकंड है आपके लिए, ठीक है। सो मैं आपको अभी ये बता रही हूँ वर्ड्स। देयर आर सेवरल एरियाज टू कंसीडर। सो जो आपका फोर्थ वर्ड है जो कि हाईलाइटेड है, जो कि मैं ब्रैकेट्स में दे रही हूँ आपको, ये 4 हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। तो इनमें आपको एक चूज करना है ऐसा जो आपको बताना है कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है, या फिर अगर कोई भी रॉन्ग नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर फिफ्थ चूज करोगे, या आप चूज करोगे ऑल करेक्ट, ठीक है जी। सो सेंटेंस नंबर 1 में ये 4 वर्ड्स हैं, थिंकिंग, फ्यूचरिस्टिक, सेवरल और कंसीडर। व्हेन थिंकिंग अबाउट, तो जब ये सोचते हुए रिटेल के बारे में, ये तो करेक्ट है। रिटेल इन द फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक जो है एडजेक्टिव है तो इस तरीके से यहाँ पे एक नाउन भी होना चाहिए था। सो वो मिसिंग है तो इन द फ्यूचर आएगा यहाँ पे, तो यही वर्ड जो है वो गलत है, ठीक है जी। तो आपको आगे वाले चेक करने की भी जरूरत नहीं है। सो ये जो वर्ड है ये गलत है। सो इस तरीके से हमारा जो 34th में है वो सेकंड जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। क्लियर है जी? मतलब कि ये वाला जो वर्ड है वो गलत है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है। सेकंड सेंटेंस में देखिए, चलते हैं, आपको पैराग्राफ फिर से देखना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस एज वी आर इम्प्रूव्ड, वी आर इम्प्रूव्ड, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो पहला वर्ड जो आपको चेक करना है वो कौन सा है, इम्प्रूव्ड। और जो सेकंड वर्ड है यहाँ पे वो आपको चेक करना है थॉट, ठीक है जी। Many of the experiences once thought belonging to the brick and mortar word can be translated into the digital word. Sorry, हाँ जी। For instance, as we are improved and the technology approaches एंड द टेक्नोलॉजी अप्रोच इज रियल वर्ड रेप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे आपके पास वर्ब का सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे आपके पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में से यहाँ पे ये वर्ड जो है ये तो हाईलाइटेड नहीं है, ऑब्वियस है। इम्प्रूव्ड हाईलाइटेड है और वहाँ पे थॉट हाईलाइटेड है। मैनी ऑफ द एक्सपीरियंसेस वंस थॉट की पहले से जो है बिलोंगिंग टू, वो बिलोंग करते हैं कहाँ पे, ब्रिक एंड मोटार। तो मोटार के स्पेलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ड कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू द डिजिटल वर्ड, तो डिजिटल के स्पेलिंग में और या फिर सेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, डेफिनेटली यहाँ पे जो होगा वो इम्प्रूव्स आएगा, कि जो वी आर है वो इम्प्रूव होता है और टेक्नोलॉजी जो है वो अप्रोच करती है यहाँ पे। थर्ड में देखिए, थर्ड यहाँ पे आपके पास है, थर्ड में द एबिलिटी टू विजुअलाइज हाउ पीसीज ऑफ क्लोथ्स वुड लुक ऑन यू। द एबिलिटी टू विजुअलाइज, विजुअल करने की जो एबिलिटी है, तो यहाँ पे टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, तो ये तो करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है हाउ पीसीज ऑफ क्लोथ वुड लुक ऑन यू, तो वुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए टू वॉक थ्रू अ डिजिटल स्टोर एंड टू इंटरेक्ट वर्चुअली विद अदर पीपल, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों के साथ कैसे अट्रैक्ट करना है, एडवर्ब यूज करा गया है वर्चुअली। मे टेक अ लॉट अवे फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ फिजिकल शॉप्स, कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चारों वर्ड्स हैं जो थर्ड सेंटेंस में है, ये चारों ही करेक्ट हैं। ऑल आर करेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। सो जो इसके फर्दर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए दे रखे हैं, तो इनके क्वेश्चंस जो हैं वो हम यहाँ पे टिक मार्क ही लगाना है बस, कि आपको वहीं पे जजमेंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है जी।
तो उसके आंसर जो हैं वो हम साथ साथ आराम से दे सकते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, रफ शीट होती है, तो वहाँ पे आप साइड पे लिख सकते हो कि इस वाले में, थर्ड वाले में ये वाला जो है वो गलत है। उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो तो फटाफट से आपको आंसर ही मार्क करने होते हैं, दैट्स इट। फोर्थ सेंटेंस देखिए, एज वी बिकम मोर एंड मोर कनेक्टेड टू द डिजिटल वर्ल्ड। सो कनेक्टेड वर्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एज आवर एबिलिटी टू मेक यूज ऑफ डाटा इंक्रीज, जो हमारी एबिलिटी है डाटा यूज करने की, मेक यूज ऑफ डाटा इंक्रीज। ओके, एबिलिटी के लिए यहाँ पे देखिए इंक्रीजेज आना चाहिए था, क्योंकि एबिलिटी जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो जो एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, तो इंक्रीजेज आएगा, यहाँ पे सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ पे इंक्रीज में प्रॉब्लम है, इंक्रीजेज आना चाहिए था। परचेजिंग मे बिकम मच मोर नेचुरल ऑनलाइन। सो यहाँ पे फोर्थ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ सेंटेंस में, सॉरी, फोर्थ जो सेंटेंस है उसमें यहाँ पे एक मिस्टेक है कि इंक्रीजेज आएगा इंक्रीज की जगह। क्लियर। फिफ्थ वाले में देखिए, ऑल दो फार फ्रॉम परफेक्ट, यहाँ पे फिफ्थ वाले में देखने का मतलब ये है कि आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो ऑलरेडी। फिफ्थ जो सेंटेंस है, ऑल दो फार फ्रॉम परफेक्ट, परफेक्ट से चाहे दूर हैं, वी शुड एज्यूम दैट दिस विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव सिग्निफिकेंट। कैसे इम्प्रूव होगा ये, सिग्निफिकेंटली आएगा, यहाँ पे एडवर्ब होगा। हाउ का आंसर देना है हमें, एडवर्ब ऑफ मैनर बताना है, तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, सिग्निफिकेंट जहाँ पे आपको वर्ड दिया होगा, डेफिनेटली वही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सिक्स्थ में देखिए, एज दिस हैपन्स, जैसे ये होता है, द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट आवर नीड्स, जो एबिलिटी है अपनी नीड्स को प्रिडिक्ट करने की, एंड वांट्स, नीड्स एंड वांट्स जो भी मतलब हमारी इच्छाएं हैं, हमारी डिजायर्स हैं, might become just too compelling to ignore and slowly chip beyond at the benefits। नॉट, यहाँ पे beyond जो वर्ड है वो नहीं आएगा, slowly chip at the benefits आएगा, ठीक है जी, behind at the। तो यहाँ पे beyond जो है वो रॉन्ग वर्ड है, ग्रामेटिकली ये गलत है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, बियॉन्ड में, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, बियॉन्ड, यानी कि जहाँ पे जिस ऑप्शन में बियॉन्ड है वो वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा आपका। सेवंथ सेंटेंस देखते हैं, अनदर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज ऑफ द ऑनलाइन रिटेलर्स इज फास्ट डिलीवरी। दूसरा फैक्टर कौन सा है, अनदर फैक्टर, और किस चीज के लिए, राइज के लिए, तो राइज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस में, ऑनलाइन रिटेलर्स में, तो ऑनलाइन रिटेलर्स सही है यहाँ पे, फास्ट। तो सेवंथ वाले में भी सारे वर्ड जो हैं वो करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है। लेट सी इनटू द एट्थ सेंटेंस, इफ यू ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन, अगर आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, अ फ्यू ईयर्स अगो, तो अगो है, ये पास्ट टेंस होना चाहिए था, डेफिनेटली यहाँ पे ऑर्डर नहीं ऑर्डर्ड आएगा, ठीक है। और दूसरा, और आप देख सकते हो इफ वाले कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, अगर इस साइड पे V2 होता है तो ही दूसरी साइड पे वुड प्लस V1 होता है। अगर इधर V1 होता है, इफ के बाद वाली क्लोज में अगर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, तो यहाँ पे विल प्लस V1 होना चाहिए था। यहाँ पे भी आपका ग्रामर हेल्पफुल रहता है, यूजफुल रहता है। सो प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो वेरी फर्स्ट वर्ड है एट्थ सेंटेंस में, जो हाईलाइटेड वर्ड है वही गलत है, ठीक है जी। तो ऑर्डर की जगह यहाँ पे ऑर्डर्ड आएगा। नाइन्थ सेंटेंस में देखिए, टुडे विद ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड विद ऑनलाइन कंज्यूमर्स, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो ऑनलाइन कंज्यूमर्स हैं, डेवलपिंग देयर ओन डिलीवरी चेन्स, टुडे विद ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड विद ऑनलाइन कंज्यूमर्स, तो ऑनलाइन कंज्यूमर्स कौन, ऑनलाइन कौन कंज्यूम करता है, ऑनलाइन परचेज करते हैं लोग, ऑनलाइन रिटेलर्स आना चाहिए था यहाँ पे, या ऑनलाइन परचेजर्स आना चाहिए था, ऑनलाइन कोई कंज्यूम नहीं करता है। अगर मुझे कोई चीज़ परचेज करनी है, सपोज मैं एक चिप्स का पैकेट परचेज कर रही हूँ, तो मैं उसको ऑनलाइन नहीं खाऊंगी, उसको मैं नेचुरल लाइव खाऊंगी, ठीक है जी। तो कंज्यूमर्स नहीं आएगा यहाँ पे, कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कंज्यूम करते हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, कंज्यूमर्स नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड गलत है। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस नंबर 10th, इन वर्ड्स में से हमें ये देखना है कि इनअप्रोप्रिएट कौन सा है। अकॉर्डिंगली टू लिन ग्रॉसमैन, सो अकॉर्डिंगली नहीं होता, अकॉर्डिंग टू होता है, पहला वर्ड ही गलत है, ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू समवन होता है, या इन द ओपिनियन ऑफ आएगा। सो अकॉर्डिंगली जो है वो गलत है। तो आपका ये जो 10 के 10 क्वेश्चन है यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं।
36 तक हम मार्क कर चुके हैं। 37th में जो था यहाँ पे इंक्रीज की जगह इंक्रीजेस था, ठीक है जी। सेंटेंस नंबर 5th में आपके पास यहाँ पे सिग्निफिकेंटली था, तो 4th आपका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे बियॉन्ड में प्रॉब्लम था कि बियॉन्ड जो है वो ग्रामेटिकली गलत है। 7th सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, चारों वर्ड्स जो हैं वो सारे सही थे और ऑल करेक्ट का आंसर मार्क करेंगे हम। 41st में यानी 41st क्वेश्चन में सेंटेंस जो 8th था पैराग्राफ का, उसमें यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, ऑर्डर्ड आएगा, तो इसलिए ये वाला जो आंसर है वो, ये वाला जो ऑप्शन है वो इनअप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट में देखिए सेंटेंस 9 में जो हमने अभी करा कि ऑनलाइन कंज्यूमर्स, वहां पे जो है वो गलत वर्ड है, तो आंसर क्या है, सेकंड ही है। सेंटेंस नंबर 10th में यहाँ पे अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंगली नहीं आएगा, तो इस तरीके से जो 43rd क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 44 ऑनवर्ड्स आपके पास अगेन एक आरसी है। पार्ट ए में भी हम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर चुके हैं। सो पार्ट बी में अगेन आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया है, ठीक है जी। ब्रिटेन इज पुशिंग अहेड विद टेस्ट ऑफ सेल्फ ड्राइविंग, तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में बात हो रही है सेल्फ ड्राइविंग कार्स की। जल्दी से इसको क्विकली रीड करते हैं क्योंकि बहुत ही इजी वो कैब यूज करी हुई है। डिस्पाइट माउंटिंग पब्लिक कंसर्न ओवर सेफ्टी, तो सेफ्टी के लिए पब्लिक कंसर्न है अगेन वो, पर फिर भी टेस्टिंग होती है। आफ्टर अ पेडिस्ट्रियन वॉज किल्ड बाय वन इन द यूएस, यूएस में जो है एक पेडिस्ट्रियन मतलब यानी कि पैदल चलने वाले जो हैं उन वो एक मारा गया था, पर फिर भी ये टेस्टिंग जो है वो चलती है पब्लिक रोड्स पे जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उनकी। द कंट्रीज बिगेस्ट कार मेकर जैगवार लैंड रोवर हैज बीन एक्सपेरिमेंटिंग, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं विद ऑटोनोमस कार जो अपने आप चलती हैं ऑन रोड्स इन द मिडलैंड्स एंड इज सेड टू डेमोन्स्ट्रेट मोर ऑफ द कार्स फीचर्स इंक्लूडिंग एन emergency braking warning system ऑन अर्बन स्ट्रीट्स दिस वीक। उनमें जो है एक बिल्डअप है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें एक ये नई चीज है कि ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है। गवर्नमेंट बैक्ड ट्रायल्स यूजिंग स्मॉल ऑटोनोमस व्हीकल्स इन साउथ लंदन, गवर्नमेंट ने जो ट्रायल्स हैं वो बंद कर दी साउथ इंडिया में, आर ड्यू टू एंड, वो एंड होने वाले फ्राइडे को। विद ऑर्गेनाइजर्स रिपोर्टिंग, ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो क्या रिपोर्ट करते हैं, वाइड स्प्रेड पब्लिक अनईज, पब्लिक जो है वो अनईजी हो रही है अबाउट द implications फॉर रोड सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी। तो किस वजह से है वो वजह आपको यहाँ पे दे रखी है। अ सेल्फ ड्राइविंग उबर कार किल्ड अ वुमन, एक जो वुमन की डेथ हो गई है अरिजोना में ऑन संडे नाइट, द फर्स्ट टाइम अ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल हैज किल्ड, जो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल है उसने एक पर्सन की डेथ की वजह बना है वो, दैट वाज नॉट इट्स ऑक्यूपेंट। ये वो लेडी का नाम दे रखा है, एज दे रखी है, वॉज व्हीलिंग हर बाईसाइकिल व्हेन शी वाज स्ट्रक बाय द वोल्वो एंड लेटर डाइड ऑफ हर इंजरीज इन द हॉस्पिटल। द यूएस गवर्नमेंट सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर्स वर सेंट टू एग्जामिन, उनको भेजा गया एग्जामिन करने के लिए। अरिजोना सेड इनिशियली, सॉरी, पुलिस इन हरिजोना साइड, जो पुलिस है वहाँ की, उसने क्या बताया है कि वीडियो फुटेज में ये पता चला है कि वो जो लेडी हैं एलेन हर्सबर्ग वॉकड आउट सडनली, वो क्या थी, मतलब उनकी गलती थी खुद की, इसलिए ऐसा हुआ, ये इंसिडेंट हुआ। वन प्रीवियस डेथ इन्वॉल्विंग ऑटोनोमस कार्स, ये पहले भी ऐसा हो चुका है। एसोनर किल्ड इन फ्लोरिडा इन 2016 व्हेन हिज कार क्रैश्ड ऑन ऑटो पायलट वाज ब्लेम्ड ऑन ड्राइवर्स इन इंटेंशन, वो ब्लेम किस पे आया कि ड्राइवर का अटेंशन नहीं था, ठीक है, तो इस वजह से हुआ। बट इन्वेस्टिगेटर हाईलाइटेड डिजाइन फ्लो, कि जो ऑटोनोमस कार में फ्लोज हैं, मिस्टेक्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो उसको ही ब्लेम करते हैं, उनको ही ब्लेम करते हैं। Many in the motor and insurance industries expect safety benefits from autonomous cars since more than 90% of the accidents involve human error. जो 90% इन एक्सीडेंट्स हैं वहां पे ह्यूमन एरर इन्वॉल्व होता है। इन 2016 लेटेस्ट फुल ईयर फॉर विच डाटा इज अवेलेबल, 448 पेडेस्ट्रियंस, कितने पेडेस्ट्रियंस की डेथ हुई है ये बताया गया है आपको यूके की रोड्स पे, और यूएस में कितने की हुई है, मोर देन 6000। बट फियर्स रिमेन ओवर हाउ ड्राइवलेस कार्स विल इंटरेक्ट विद ह्यूमंस ऑन द रोड्स। क्रिश्चियन वॉलमर, द ऑथर ऑफ ड्राइवरलेस कार्स, ये इनकी एक क्रिएशन है, अ रोड टू नो वेयर, सेट दैट, वहां पे क्या बोला गया है कि अरिजोना का जो एक्सीडेंट है वो उसका बिग इम्पैक्ट है। वी डोंट नो प्रिसाइजली व्हाट हैपेंड, हमें नहीं पता क्या हुआ, बट इट इज क्लियर उबर आर वरिड बाय विदड्रॉइंग ऑल देयर कार्स, ड्राइवरलेस कार्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड इफ देयर इज अ परसेप्शन दैट दे आर नॉट 100% सेफ। क्या सेफ नहीं है 100%? ड्राइवरलेस कार सेफ नहीं है, ठीक है जी।
ऑफ कोर्स न्यू टेक्नोलॉजी हैज ब्लिप्स, न्यू टेक्नोलॉजी में ब्लिप्स हैं, इंटरप्शंस हैं, बट दिस वन no but this one that no one has particularly asked for is being sold on the basis that it is so much safer. Noel Sharkey, Emirates professor of artificial intelligence at the University of Sheffield, said autonomous vehicles present us with a great future opportunity to make our roads safer, but the technology is just not ready yet and needs to mature. जो टेक्नोलॉजी है वो अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है. Too many mistakes and public may turn its बैक ऑन द टेक्नोलॉजी. बहुत सारी मिस्टेक हो रही हैं और टेक्नोलॉजी से जो लोग हैं वो थोड़ा दूर जा रहे हैं. In London, members of the public have been using low-speed autonomous Fords on cycle paths and walkways around the Greenwich Peninsula. So ये सारा जो information दिया गया है, you can read it by yourself with those uncertain or opposed citing cyber security. तो यहाँ पे हमें दो ही चीज़ों के बारे में बार बार पढ़ने को मिल रहा है. रिपीट हो रही हैं लाइंस काफ़ी. साइबर सिक्योरिटी और रोड सेफ्टी फियर्स के बारे में बात हो रही है. A spokesman said lesson is you absolutely have to build in security and road safety. Again उन्हीं के बारे में बात हो रही है. The Pods have had one reported collision hitting a barrier with the road minister on board. यहाँ पे मिनिस्टर का नेम दिया गया है. He has nonetheless pledged to keep the UK in the vanguard of developing autonomous technology, recently confirming an overhaul of road laws to include self-driving cars. तो self driving cars का एक न्यू जो कंसेप्ट था उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि उसकी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं उसको उसमें ब्लेम किसको करा जाता है. ग्रीनविच इज expected to allow Ford and Jaguar Land Rover autonomous cars on its street in the next phase of testing. ठीक है जी, expect किया जा रहा है कि वो allow करेंगे. Gatwick announced it would be testing autonomous vehicles to shuttle staff across the airfield, which it said could lead to an Uber-like service for ground staff to hail. तो यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी में राइज तो है बट उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं. सो इस पैराग्राफ का ओवरऑल जो मोटिव था वो यही था. सो लेट्स रीड द क्वेश्चंस एंड देन आंसर दोज क्वेश्चंस. हाउ वुड द इंश्योरेंस एजेंसीज बेनिफिट फ्रॉम सम ड्रिवन कार्स, सम सेल्फ ड्रिवन कार्स. इंश्योरेंस एजेंसीज जो हैं वो कैसे बेनिफिट लेती हैं. ऑटोमोड बीइंग अनसेफ would cause more accidents, so people would take insurance from insurance agencies. जो ऑटो मोड है वो क्या है, अनसेफ होते हुए काफ़ी जो ज़्यादा एक्सीडेंट सेव करता है, तो इसलिए इंश्योरेंस एजेंसी से लोग जो हैं वो इंश्योरेंस लेते हैं. इंश्योरेंस की कहीं पे बात ही नहीं करी गई है, तो ये जो ऑप्शन है वो इररेलेवेंट है नज़र आ रहा है. विद द एडवेंट ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल्स देयर विल बी एन इंक्रीज इन व्हीकल डेंसिटी. ऑटोनोमस व्हीकल से के जो एडवेंचर है उससे व्हीकल डेंसिटी में इंक्रीज हो जाएगा विच वुड लीड टू मोर एक्सीडेंट्स. नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, उनमें फ्लॉज हैं, दैट्स वाई. तो 90% ऑफ द एक्सीडेंट ड्यू टू ह्यूमन एरर. हाँ जी, ये ठीक है, बट इंश्योरेंस एजेंसीज का ये पैराग्राफ में दिया हुआ है, पर इंश्योरेंस एजेंसीज जो हैं वो बेनिफिट कैसे लेती हैं ऐसा कुछ भी नहीं दिया है. इंश्योरेंस एजेंसीज की तो बात ही नहीं करी गई है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा वो होगा डाटा इनएडिक्वेट, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंसीज के बारे में कोई बात नहीं करी गई है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिमिलर टू ब्लिप. ब्लिप का मैंने आपको पहले ही बता दिया था पैराग्राफ को पढ़ते हुए ही कि इसका जो सिनोनिम है, जो मोस्ट सिमिलर वर्ड है वो है इंटरप्शंस. ठीक है जी, कि सेल्फ ड्रिवन जो कार्स हैं, ड्राइविंग जो कार्स हैं, उनमें काफ़ी इंटरप्शंस हैं, मतलब उनकी जो उसकी जो टेस्टिंग होती है उसमें काफ़ी इंटरप्शंस होती हैं. एज पर द ऑथर ऑफ द बुक, जो बुक के बारे में मेंशन करा गया था, ड्राइवरलेस कार्स अ रोड टू नोवेयर, ड्राइवरलेस कार्स वुड नॉट बी एक्सेप्टेड अंटिल. ये जो ड्राइवरलेस कार्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगी कब तक, जब तक द ईयर 2030. कोई कुछ मेंशन नहीं करा गया ऐसा पैराग्राफ में, सो अपनी तरफ से कुछ एज्यूम ना करते हुए ये ऑप्शन जो है वो गलत है. द नेक्स्ट जनरेशन बिकम्स एक्टिव ड्राइवर, तो ऐसा भी कोई कोई इस बारे में बात ही नहीं हुआ है. पीपल स्टार्ट सेलिंग देयर प्राइवेट कार्स, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है. ठीक है जी, जो रेलेवेंट नहीं है. रेलेवेंट क्या है, दे आर नॉट परसीव्ड टू बी 100% सेफ. हाँ जी, ये बिल्कुल बोला गया था जब ये मेंशन करा गया कि ड्राइवरलेस कार्स जो हैं वो तब तक एक्सेप्ट नहीं करी जाएंगी. क्यों नहीं करी जाएंगी, क्योंकि वो 100% सेफ नहीं है. तो जो फिफ्थ है यहाँ पे, अगेन फिफ्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है. व्हाट इज द आयरनी इन द केस ऑफ ड्राइवरलेस कार्स. आयरनी क्या है इस चीज में, मतलब इस चीज में प्रॉब्लम क्या है.
दे वर सपोज टू बी चीपर बट द वे कॉस्टलियर, वो सस्ती होनी चाहिए थी बट वो बहुत महंगी हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्राइवर इज गेटिंग ब्लेम्ड फॉर एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग, तो जो ड्राइवर वहां पे नहीं है, ड्राइवरलेस कार्स में ड्राइवर ही नहीं है, तो अगेन ये वाला जो ऑप्शन है वो इररिलेवेंट है। दे वर सपोज टू बी सेफ बट हैड किल्ड पीपल, उनको सेफ होना चाहिए था बट उन्होंने लोगों को मारा है ऐसी कार्स ने, तो उनमें कुछ कमियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, इस वजह से है। पर यहाँ पे दे वर सपोज टू बी सेफ बट हैड किल्ड पीपल, लोकार्स ने लोगों को मारा है, ठीक है। तो हाँ जी, यहाँ पे सेफ्टी का ही प्रॉब्लम है। अगेन हमने पीछे भी पढ़ा कि 100% सेफ नहीं है, तो आयरनी इनमें यही है। तो पिछले क्वेश्चन से यहीं पे हिंट मिल गया हमें कि वो सेफ होनी चाहिए थी बट कुछ फ्लॉज हैं उनमें, कुछ मिस्टेक हैं, तो इस वजह से जो लोग हैं वो कुछ लोग मरे हैं। तो यही रीजन है कि यही आयरनी है, ठीक है। फ्यूल कॉस्ट का भी कोई बात नहीं करी गई है, और ड्राइवर है ही नहीं ड्राइवरलेस कार में, तो अगेन ये दोनों जो हैं वो इररिलेवेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। 48th देखिए, वैनगार्ड के आपको सिनोनिम्स पूछे गए हैं। वैनगार्ड का सिनोनिम क्या होते हैं? कटिंग एज और फोर फ्रंट, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 49th क्वेश्चन देखिए, एज पर द पैसेज व्हाई डिड द गवर्नमेंट बैक ट्रायल्स इन साउथ लंदन, साउथ लंदन में गवर्नमेंट ने ट्रायल्स क्यों बंद कर दिए, क्यों, क्या वजह थी ऐसी, वो हमें पैराग्राफ में बताया गया है और हमने पढ़ा भी है। पब्लिक ग्रू अनईजी, जो पब्लिक है वो अनईजी हो गई थी अबाउट इम्प्लीकेशंस ऑन रोड एंड साइबर सिक्योरिटी, ये दो काफी बार रिपीट करे गए हैं पैराग्राफ में, रोड और साइबर सिक्योरिटी, ये जो दो वर्ड्स हैं, ये जो दो फ्रेजेस हैं, और लोग जो हैं वो अनईजी हो गए थे, इसलिए साउथ लंदन में गवर्नमेंट ने ट्रायल्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं तो बाकी के ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं फील हो रही है। दैट्स वाई हम इनको स्किप कर रहे हैं, बिकॉज ये वाला जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, प्रॉपर यही हम पढ़ चुके हैं पैराग्राफ में। सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में इसका आपको रेलिवेंस मिल जाएगा। वॉट वर द मेन रीजन बिहाइंड द ऊबर एक्सीडेंट, जो ऊबर एक्सीडेंट हुआ था वहां पे मेन रीजन क्या था? ग्लिच इन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम था, अभी पूरी तरह से पता ही नहीं था, बट क्या बोला गया था पैराग्राफ में, आपको क्या बताया गया आपको वो प्रोवाइड करना है। नो सेंसर्स वर इंस्टॉल्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लिच टेक्नोलॉजी में है, ये भी नहीं बताया गया। ब्रेकिंग सिस्टम फेल्ड ड्यू टू इनएफिशिएंट यूसेज, नहीं जी, ऐसा आपको ब्रेकिंग सिस्टम का कोई नॉलेज नहीं दिया। ये जरूर बोला गया था कि जो इलेन थी, 49 ईयर ओल्ड वुमेन थी, वो सडनली आ गई थी कार के आगे, वो अपने बाइसाइकिल पे थी, एंड कार कुडंट ब्रेक इन सो लिटिल टाइम, और इतने कम टाइम में कार में खुद मतलब अपने आप जो है ऑटो ब्रेक नहीं लग पाया, इस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था। तो पैराग्राफ में हमें यही रीजन बताया गया है, तो जो पैराग्राफ में बताया गया है वही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो ये था आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम का डिस्कशन। सो कीप फॉलोइंग।